हेलो डियर, आपका बहुत बहुत वेलकम है भाई इस वीडियो के अंदर। तो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। हमने बहुत कुछ सीखा है। अब हम सर्कल के जो मिसलेनियस क्वेश्चन है उनके ऊपर आए हुए हैं। तो दिमाग लड़ाते हैं अपना इन मिसलेनियस क्वेश्चन के अंदर। आपने यहाँ पर क्या करना है कि नॉर्मली आप किसी क्वेश्चन को मेरे बताने से पहले ट्राई करते हो वीडियो को पॉज करके। नहीं करते हो तो नालायक तो हो तुम, क्योंकि मैं इतनी बार बोल चुका हूँ। तो जो भी बच्चा सिलेक्शन लेगा वो डेफिनेटली ये काम करेगा, नहीं तो सिलेक्शन होएगा ही नहीं। क्योंकि आपके साथ मैं नहीं जाऊंगा एग्जाम हॉल में, आपका दिमाग जाएगा। तो इसे शार्प करना है हमें, है ना, इसे तेज बनाना है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन हैं, आपने अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देने का दिल करे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी दे देना है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ना निकले और आपको लग रहा है यार और टाइम मैं देना चाह रहा हूँ, या फिर मैं ये बोल रहा हूँ अगर आपको नहीं भी लग रहा कि आप और ज़्यादा टाइम देना चाह रहे हैं, तो भी इनको एनफ टाइम देना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, अपने दिमाग की प्रैक्टिस करना कि इन क्वेश्चन को आप खुद सोल्व कर पाओ। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ना सोल्व तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन आपका करवाया जाएगा। पेपर में पहुंचने से पहले आपको ऐसा बनना है कि आप पेपर क्लियर कर पाओ। जब आप सीख रहे हो तो वैसे हो कि नहीं, डजंट मैटर, है ना। इन क्वेश्चन को एनफ कोशिश करनी है करने की, ठीक है। करो वीडियो को पॉज करके, बड़े ही मजे में हम सीखेंगे। कोई चीज ऐसी होगी सीधी आपको दिख जाएगी, सीधी स्ट्राइक कर जाएगी, कई बार सीधी स्ट्राइक नहीं करेगी, है। हम आराम से सीखेंगे मजे में। चलिए जी। फ्रॉम ए रेक्टेंगल ABCD ऑफ एरिया 768 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, ए सेमी सर्कुलर पार्ट विद डायमीटर AB एंड एरिया 72 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। द पेरीमीटर ऑफ द लेफ्ट ओवर पोर्शन, लेफ्ट ओवर पोर्शन का पेरीमीटर क्या है। तो अपने पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो देखो, मान लो मेरे पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है। इसने आगे कुछ बताया है, द पेरीमीटर ऑफ द, चलो इसने रेक्टेंगल के बारे में ये नहीं बताया, इसने ये बताया है कि मैंने एक सेमी सर्कुलर पोर्शन काटा है। ए सेमी सर्कुलर पार्ट विद डायमीटर AB एंड एरिया 72 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। एक सेमी सर्कुलर पोर्शन काटा है, अपनी रेक्टेंगल है ABCD। तो ABCD ऐसे भी हो सकता है, तो AB जो है वो लंबाई भी हो सकती है, और ABCD ऐसे भी हो सकता है, AB जो है वो चौड़ाई भी हो सकती है। या फिर मैं आपको ये बोल सकता हूं कि उसने जो सेमी सर्कुलर पोर्शन काटा है, हो सकता है वो चौड़ाई में से काटा हो, या फिर हो सकता है वो लंबाई में से काटा हो। हमें पता नहीं वो उसने कहाँ से काटा है, हमें पता नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस ये पता है कि कहीं ना कहीं से एक सेमी सर्कुलर पोर्शन काटा है, और उस सेमी सर्कुलर पोर्शन का जो एरिया है दैट इज 72 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो सेमी सर्कुलर पोर्शन है, इसका मतलब उसका एरिया होएगा हाफ पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया भाई, ये दो ऊपर जाकर 144 बना लेगा। तो R स्क्वायर की वैल्यू 144 हो जाएगी, इसका मतलब R की वैल्यू हो जाएगी जी 12, 144 का स्क्वायर रूट, ओके। तो जिस भी साइड से उसने ये सेमी सर्कुलर पोर्शन काटा है, जिस भी साइड से, मुझे पता नहीं लंबाई से काटा है या चौड़ाई से, वहाँ पर उसका रेडियस 12 बन रहा है। तो यानी कि वो जो पूरी साइड है वो 24 है। जिस भी साइड से उसने काटा है वो पूरी साइड जो है वो 24 है, ठीक है। और उसने इस रेक्टेंगल का एरिया बता रखा है। तो रेक्टेंगल का एरिया भाई साहब 768, ठीक है। तो 768 को मैं डिवाइड करूँगा 24 से, क्योंकि अगर रेडियस 12 है तो इसका मतलब AB जो है वो 24 है। साइड AB से काटा है उसने, साइड AB को एज ए डायमीटर मान के काटा है, ठीक है। तो मैं 24 से डिवाइड कर रहा हूँ, 24 3 72, 24 दूनी 48, 32, यानी कि अपने पास रेक्टेंगल आ गई है। एक साइड रेक्टेंगल की 24 है और एक साइड रेक्टेंगल की 32 है, ठीक है। और AB जो है वहां से उसने काटा था, AB की लंबाई 24 है। तो ये सारा सीन है भाई साहब, ये सारा सीन है, ये सारी सिचुएशन है। द पेरीमीटर ऑफ द लेफ्ट ओवर पोर्शन इन सेंटीमीटर इज, तो जो बचा हुआ पोर्शन है उसका पेरीमीटर बताओ। तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो कौन सा बचा हुआ है, उसने यहाँ से सेमी सर्कल काट लिया है,
तो कुल मिलाकर ऐसी कुछ फिगर बच गई है। ठीक है, यहां से उसने काट लिया, फिलहाल यहां पर कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है भाई साहब 12। तो लेफ्ट ओवर पोर्शन का अगर मुझे पेरीमीटर बताना है तो मुझे क्या बताना है? एक तो इन तीन साइडों की लंबाई और इस सर्कल का सरकमफ्रेंस, ये बताना है। तो ये 32 है, ये 32 है, ये 24 है। ये जो सर्कल है इसका सरकमफ्रेंस बताना है तो इसका रेडियस चाहिए, इसका रेडियस हो 12 है। तो 32 32 24 प्लस में पाई आर, 2 पाई आर पूरे सर्कल का होता है पाई आर, यानी कि पाई इंटू 12। तो 3 और 3 6 और 2 8 80 और 4 और 4 88 प्लस 12 पाई। ठीक है भाई, क्लियर है? बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अगर हम इसको सही स्टेप्स में फॉलो करें कि उसने सेमी सर्कल का एरिया दे रखा है, वो मैंने कंपेयर किया तो मुझे सेमी सर्कल का रेडियस मिल गया, उससे मुझे रेक्टेंगल की एक साइड मिल गई। मेरे पास रेक्टेंगल का एरिया जो है वो गिवन था, उससे मुझे रेक्टेंगल की दूसरी साइड मिल गई। तो मुझे पूरी रेक्टेंगल की डायमेंशन पता लग गई। मुझे ये भी पता है कि भैया जो भी सेमी सर्कुलर पोर्शन काटा वो कहाँ से काटा है, तो मैं इजीली बता सकता हूँ। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़े। तो मेन बात ये नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को कम टाइम में करो, आप टाइम की तो टेंशन ही मत लो आज के दिन। मेन बात ये है कि आप भले ही इसको टाइम में कर लो, बट आप कोशिश करो इन क्वेश्चंस को करने की। भले ही आप 5 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे अपने आप को डिमोटिवेट मत करना। धीरे धीरे आपका दिमाग किसी काम को करना सीखेगा, फिर धीरे धीरे उसे तेज करना सीखेगा। आप ये चाह रहे हो कि काम को करना भी सीख जाए और तेज भी करना सीख जाए, नहीं। फिर वो जल्दबाजी के चक्कर में एक्यूरेसी नहीं रहेगी, सिली मिस्टेक्स ज़्यादा करने की आदत हो जाएगी। आज अपने ऊपर टाइम का बर्डन मत देना। ठीक है, आगे बढ़े। आज अपने ऊपर टाइम का बर्डन मत देना का मतलब है कि सीखते वक्त अपने ऊपर टाइम का बर्डन मत देना। बताओ। A triangular park full of grass had sides 33 मीटर, 56 मीटर एंड 65 मीटर इन लेंथ। तो भैया 33 56 65 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। ठीक है जी। तो ये 33 है, ये 56 है और ये 65 है। ये ट्रायंगुलर पार्क फुल ऑफ ग्रास, ये ग्रास से भरा हुआ है। ठीक है भाई। 3 horses with 14 मीटर ropes are tied at the corners of the park। इस पार्क के कॉर्नर्स के ऊपर 3 हॉर्सेस बांध रखे, एक यहाँ पर, और टाइड एट ईच कॉर्नर ऑफ द पार्क होना चाहिए वैसे। फाइंड द टोटल एरिया इनसाइड द पार्क। तो एक घोड़ा यहाँ पर बांध रखा है जिसकी रस्सी की लंबाई है 14, तो मैक्सिमम वो 14 दूर आएगा, ये भी मैक्सिमम 14 दूर। तो 14 प्लस 14 28, तो इससे तो छोटा है, यानी कि वो आपस में कटेंगे नहीं, और कटने भी नहीं चाहिए, अपने सिलेबस में नहीं है कटने वाले। ठीक, ऐसे है। और एक घोड़ा यहाँ पर बांध रखा है, अंदर ये घास से फुल है। तो ये जो घोड़ा है जिसकी रस्सी की लंबाई, ये नहीं है कि वो घोड़ा यहीं पर घूमेगा, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये है कि वो घोड़ा मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है और वो यहाँ पर भी जा सकता है। तो कुल मिलाकर वो घोड़ा जो है इस पूरे इलाके को चर सकता है, इस पूरे इलाके को चर सकता है वो। ठीक है, ये वाला घोड़ा जो है ये इस पूरे इलाके को चर सकता है, इस पूरे इलाके की घास चर सकता है। और ये वाला घोड़ा है ये इस पूरे इलाके की घास चर सकता है। ये सीन है। ओके जी। फाइंड द टोटल एरिया इनसाइड द पार्क विच द हॉर्सेस कैन नॉट ग्रेज। तो वो वाला एरिया हमने बताना है पार्क के अंदर जो हॉर्सेस ग्रेज नहीं कर सकते, यानी कि ये वाला एरिया हमें बताना है, ये वाला एरिया। इस क्वेश्चन में कंसेप्चुअली तो खास कुछ है नहीं, पूरी ट्रायंगल का जो एरिया है उस एरिया में से हमें इन 3 हिस्सों का एरिया घटाना है। ये क्या है सर? ये तो सेक्टर हैं और इनकी रेडियस कितनी है? बिकॉज रस्सी की लंबाई 14 है तो मैक्सिमम 14 मीटर तक वो आ सकते हैं। तो 14 मीटर रेडियस वाले सर्कल के सेक्टर हैं ये सारे ही। ठीक है जी, क्लियर है। और हमें इतना पता है कि ये वाला एंगल
प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल मिलकर कितने बनेंगे? ये तीनों एंगल मिलकर 180 डिग्री बनेंगे, बिकॉज एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर हम इन तीनों टुकड़ों को मिला देंगे तो एक सेमी सर्कल बनेगा, क्योंकि ये तीनों एंगल मिलकर 180 डिग्री बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन हो गया कि पूरी ट्रायंगल के एरिया में से एक सेमी सर्कल का एरिया घटा दें, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, बस ये हमने करना, बाकी सारा काम तो दिमाग में होगा अब तक जो मैं बोल रहा हूं। तो चलिए ऐसे करते हैं। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल है। हाफ इंटू 56 इंटू 33 माइनस में ये जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस 14 है। तो भैया अगर रेडियस 7 होता तो एरिया हो जाता अपना 154। तो अब एरिया हो जाएगा 154 का 4 टाइम्स। लेकिन अगर ये पूरा सर्कल होता तो, लेकिन ये तो सेमी सर्कल है, तो पूरे सर्कल के कंपैरिजन में सेमी सर्कल का एरिया तो आधा होता है, तो ये एरिया हो जाएगा। ये हम सोल्व करेंगे, ठीक है भाई, क्लियर। अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो तो आप यहाँ पर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर 28 है, यहाँ पर ये भी 7 से कट रहा है, मुझे पता है 22 7 है, तो ये 14 से भी कट ही रहा है। तो यहाँ से मैंने एक 14 काट लिया, यहाँ से मैंने एक 14 काट लिया, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर 11 कॉमन है, ठीक है, तो मैंने 11 भी काट लिया। 11 3 33, 11 भी काट लिया। काटने को 2 भी कॉमन मिल रहा है, आप काट सकते हो, बट अब उसकी ज़रूरत नहीं है, नंबर्स छोटे हो चुके हैं। 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा भाई। 14 चौके 56, 56 को 11 से गुणा करूंगा तो 616, ठीक है। ठीक है ब्रदर, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सोचने का था क्या? क्या ये कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग था? नहीं, कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग नहीं था। हमने क्वेश्चन को पढ़ा, थोड़ा सा समझा, तो हमें समझ में आ गया क्या करना है और हमने कर दिया। तो कई तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कई होते हैं कि थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि क्या करूं, कौन सा कंसेप्ट यूज किया है, क्या करना पड़ेगा। तो हर नेचर के क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन को एक तरीके से नहीं कर पाओगे आप। किसी में सोचने में टाइम जाएगा, किसी में कैलकुलेशन में टाइम जाएगा, किसी में दोनों में टाइम जाएगा, किसी में कहीं पर भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक। तो हर एक क्वेश्चन को एक नज़र से देखना बंद करो। उसमें तो इतना टाइम लगा था, इसमें कम टाइम लगा, इसमें कम टाइम क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये कम टाइम का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल। बताओ फिर। Three horses are tied outside at the corners of a triangular barn with side, barn यानी कि खलिहान। तो 3 हॉर्सेस बांध दिए गए हैं, कहाँ पर? आर टाइड आउटसाइड। बार्न क्या होता है? खलिहान होता है जिसकी कोई बाउंड्री हो, दीवार खींच रखी हो, बाढ़ कर रखी हो, ठीक है। तो जो भी ये बार्न है ये ट्रायंगुलर बार्न है, ठीक है जी। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी 33 56 65, ओके। व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया द हॉर्सेस कैन ग्रेज आउटसाइड? तो उसने आउटसाइड वर्ड यूज किया, उसने बाहर की तरफ बांध दिए। मान लो ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पर बाड़ लगी हुई है, यहाँ पर दीवार खींची हुई है, और उसने हॉर्स को बांध दिया ऐसे बाहर। ये घोड़ा है, घोड़े की गर्दन है, ऐसे घोड़ा ऐसे बंधा हुआ है, देखो ये पूंछ है घोड़े की, ठीक है। तो ये घोड़ा कहाँ पर घूमेगा? ऐसे बाहर की तरफ घूमेगा ना, ऐसे अंदर नहीं आ सकता। अब की बार क्वेश्चन ऐसा है, बताओ फिर, बताओ। तो भाई 3 horses आर टाइड आउटसाइड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए ट्रायंगुलर बार। इन तीनों कॉर्नर्स के ऊपर टाई कर दिया उसने। तो रस्सी की लंबाई कितनी है? 14। तो ये जो घोड़ा है ये मैक्सिमम इस एरिया में घूम सकता है। बहुत ही गंदा सर्कल बना है। भाई साहब ये तो ऐसे ही बनेंगे मेरे को लग रहा है। तो ये जो घोड़े हैं, ये वाला हॉर्स जो है ये इस सारे इलाके में घूम पाएगा, ये इस सारे इलाके में घूम पाएगा, ये इस सारे इलाके में घूम पाएगा।
तो ये भी सर्कल के सेक्टर्स ही हैं। सेक्टर ये नहीं है कि किसी सर्कल का सेक्टर यही होगा। ये छोटे वाला सेक्टर है जो सेक्टर नंबर 1 है, वो छोटे वाला सेक्टर है जो सेक्टर नंबर 2 है, वो बड़े वाला सेक्टर है। अगर इस सेक्टर का एरिया निकालना है, सपोज हमें, मान लो यहां पर एंगल है थीटा, तो इसका एरिया निकालना है, तो थीटा आउट ऑफ 360 गुणा में सर्कल का एरिया। अगर यहां पर एंगल है अल्फा, तो अल्फा डिवाइडेड बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। देखो फिर जिन सेक्टर्स का हमें एरिया निकालना है उनके एंगल्स देखो, बताओ मुझे फिर। तो मुझे इतना पता है यार कि इस पॉइंट के चारों तरफ ये जो सारा एंगल है ये 360 डिग्री का है, ये जो सारा एंगल है ये 360 डिग्री का है, ये जो सारा एंगल है ये 360 डिग्री का है, और तो टोटल नेट हो गया 3 इंटू 360 डिग्री। और जो जो एंगल हमें नहीं चाहिए, मुझे एक तो ये वाला टुकड़ा नहीं चाहिए, एक मुझे ये वाला टुकड़ा नहीं चाहिए, एक मुझे ये वाला टुकड़ा नहीं चाहिए, बाकी बचा हुआ चाहिए। तो जो जो मुझे नहीं चाहिए उन सब का सम है 180 डिग्री, जो जो मुझे नहीं चाहिए। तो 360 इंटू 3 टोटल एंगल है, उसमें से मुझे 180 डिग्री नहीं चाहिए भाई साहब। यहां पर 360 कितनी बार आया हुआ है? 3 बार। अब मन ही मन में सोच सकते हो कि अगर 360 3 बार आया है, या फिर एक काम करो यहां से एक 2 उठा के इसको दे दो, आप ये बोल सकते हो कि 180 6 बार आया होगा, है ना। 360 3 बार आया है तो 180 6 बार आया होगा। अगर आप 360 रुपए के 3 जोड़ी जूते खरीद सकते हो तो 180 रुपए के 6 जोड़ी जूते खरीद सकते हो, अगर जूते का प्राइस 180 है तो, ये बोल रहा हूँ उतने रुपए में, ठीक है। 180 यहाँ पर 6 बार है, 180 यहाँ पर 1 बार है, तो 6 बार में से 1 बार गया, 5 बार रह जाएगा। 180 इंटू 5 18 5 90 900 900 डिग्री है इन सभी एंगल्स का सम जो हमें चाहिए, ठीक। सर्कल के सेक्टर्स हैं, उन सब का सम कितना है? 900 डिग्री है उन सब के एंगल्स का। और उसका रेडियस कितना है? उसका रेडियस है मेरे भाई 14, ठीक है 14 है। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, का पूछत रहे इफ द लेंथ ऑफ द रोप इज दिस, तो कितना एरिया हॉर्सेस ग्रेज कर सकते हैं, कितना एरिया वो चर सकते हैं। तो सिंपल 900 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। आप बोलोगे सर ये 900 तो 360 से बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 360 से डबल हो गया, यानी कि 2 सर्कल हैं, 2 सर्कल का एरिया चाहिए, 3 गुना हो गया तो 3 सर्कल हैं, 3 सर्कल का एरिया चाहिए, 2.5 टाइम्स हो गया तो यानी कि 2.5 सर्कल हैं, 2.5 सर्कल हैं, 2.5 सर्कल का एरिया चाहिए, है ना। तो 900 डिवाइडेड बाई 360 इंटू, अब रेडियस 14 है, 7 का डबल है, तो अगर पूरा सर्कल होता तो एरिया होता 154 इंटू 4, 7 का 2 गुना है तो एरिया का 4 गुना। पूरे सर्कल में इतना होता है लेकिन सर्कल का इतना हिस्सा है, तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है भाई। बड़े ही प्यार से सीखेंगे हैं, बट आपको सारी छोटी छोटी बातें बताऊंगा ताकि कोई भी डाउट ना रहे। तो 18 दूनी 36, 18 5 90, 2 से हम काट सकते हैं भाई 2 पर, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 154, तो आंसर विल बी 1540, आंसर विल बी 1540। और बहुत सारी कैलकुलेशन की टेक्निक ऐसी हैं जो एक क्लास में नहीं बताई जा सकती, उनको रिपीटेडली क्वेश्चन के अंदर ही कराया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही वो यूज़ करनी है, तभी आप उनको देख पाओगे वहाँ पर, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। बताओ, ये भी थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए क्वेश्चन है और आपको करना है, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेगा। A horse is tied to an outside corner of a rectangular barn with dimensions 14 by 7, ठीक है भाई। What is the maximum area the horse can graze outside if the length of the rope is 17.5? वो ये बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर बार्न है, खलिहान है आयताकार, ठीक है, उसकी एक लंबाई है 7 और एक लंबाई है भाई साहब 14, ठीक है। और अब की बार हमने जो घोड़ा जिस रस्सी से बांधा है उसकी लंबाई है 17.5। तो देखो अगर घोड़े को मैंने इस कॉर्नर पर बांध दिया, उसने किसी न किसी कॉर्नर पर बांधा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है 14.5, लेकिन घोड़े की रस्सी की लंबाई है भाई साहब 17.5, घोड़े की रस्सी यहाँ तक लंबी है। तो घोड़ा कितने इलाके में घूम सकता है? घोड़ा इस सारे इलाके में घूम सकता है एट द मैक्स। घोड़ा इस सारे इलाके में घूम सकता है यहाँ से, बिकॉज उसकी रस्सी इतनी लंबी है।
वो इसकी लंबाई से आगे निकल जाएगा, वो इसकी चौड़ाई से भी आगे निकल जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है भाई? तो घोड़ा मैक्स कहाँ तक जाएगा? घोड़ा मैक्स जाएगा यहाँ तक। हालांकि घोड़ा जो है वो रस्सी को ऐसे ढीली करके नहीं घूमेगा, टाइट करके घूमेगा, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ढीली बनाई है। टाइट करने में लाइन लगती है, रस्सी नहीं लगती है ना। हाँ, तो ये छोटी मोटी बातों के ऊपर ध्यान मत देना। तो भाई ये पूरी लंबाई कितनी है सर? ये पूरी लंबाई है 14। तो घोड़ा जो है भाई वो इस पूरे इलाके को तो चर ही सकता है। इस पूरे इलाके को चर सकता है कि नहीं चर सकता है? यहाँ तक उसकी रस्सी जा रही है, इस पूरे इलाके को चर सकता है घोड़ा। ओके। और उसके बाद घोड़ा, थोड़ा सा भी दिमाग होगा घोड़े में, घोड़ा तो घास खाना चाह रहा है, तो बिकॉज रस्सी तो बैंड हो सकती है ना, उसको ऐसे शरीय से तो नहीं बांध दिया है कि घोड़ा यहाँ पर जाकर अटक गया, अब मुड़ ही नहीं रहा, तो रस्सी तो मुड़ेगी, तो घोड़ा इस इलाके को भी चर सकता है। ऐसे आगे रस्सी यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर बार ने इसके बाद बैंड होके इस इलाके की घास भी चर सकता है घोड़ा। और यहाँ पर तो ये रस्सी कितनी बची है? ये अगर टोटल 14 मीटर है, टोटल रस्सी थी 17.5, तो 17.5 में से 14.5 मैंने घटा दी, तो ये हो गई 3.5। तो 3.5 मीटर का ये 90 डिग्री का हो गया ये एंगल, तो बिकॉज रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है। तो इस छोटे से क्वाड्रेंट जिसकी रेडियस है 3.5, इस इलाके को भी चर सकता है। यहाँ पर 7 है, टोटल 17.5 था, तो 17.5 में से 7 घटा दो, तो ये कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 10.5। तो ये पूरा 14 है, तो ये यहाँ तक आ जाएगा ऐसे, यहाँ पर भी चर पाएगा वो। तो टोटल ये 3 हिस्से बनेंगे, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये पूरे वाला। इन सब में वो चर सकता है। दैट गाय कैन ग्रेज इन ऑल दीज एरियाज। ठीक है भाई, तो कैलकुलेट करें फिर। एक तो हमें ये करना है, एक हमें यहाँ पर देखना है, बिकॉज ये 90 डिग्री का है, तो ये पूरा कितने डिग्री का है? ये पूरा है भाई साहब 270 डिग्री का। यहाँ पर आपको वैसे डिग्री देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि 90 डिग्री जो है वो 1/4 होता है, तो इसका मतलब बाकी का बचा हुआ 3/4 हो गया। तो हमें एक सर्कल के एरिया का 3/4 यहाँ पर निकालना है, जिसका रेडियस है 17.5। डन। एक सर्कल के एरिया का 1/4 निकालना है, जिसका रेडियस है 3.5। डन। और एक सर्कल जिसका रेडियस है 10.5, उसके एरिया का 1/4 यहाँ पर निकालना है। डन। तो मेरे बताने से पहले निकालो जरा। कैलकुलेशन नहीं होगी अगर आप ठीक तरीके से करोगे तो। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, अगर आप 7 के मल्टीपल से करोगे तो कैलकुलेशन नहीं होगी। मुझे एक बात बताओ, इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है? इस बड़े वाले का, इस बड़े वाले का सर इसका रेडियस तो है 17.5, तो 17.5 कितना है? 35/2 है ना। इसमें से 7 निकाल लो। 7 का कितने गुना है सर? 5/2 गुना है 7 का। 7 का 5/2 गुना है। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो इसका एरिया हो जाएगा भाई साहब 154 का 7 का जितने भी गुना है उसका 25/4 गुना। और ये तो पूरे सर्कल का एरिया होएगा, लेकिन हमें सिर्फ 3/4 चाहिए, तो इसका 3/4। तो मैं ऐसे सबके लिख लूँ, फिर मैं सबके लिख लूँ ऐसे यहाँ पर कि इस बड़े वाले का एरिया हो जाएगा 150। सर अगर ये 7 का मल्टीपल नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप वैसे ही करते 3/4 ऑफ πr²। पाई सब में कॉमन ले लेते हैं, हमें 3 सेक्टर्स का एरिया जोड़ना है। इन तीनों सेक्टर के एंगल मत जोड़ देना। अब कई बच्चे ये बोलेंगे 270 डिग्री यहाँ रहा, 90 डिग्री यहाँ रहा, ये तो 360 डिग्री हो गया, और ये भी जोड़ दो। भाई साहब इनकी रेडियस अलग अलग है ना भाई, इसका अलग रेडियस है, इसका अलग रेडियस है, इसका अलग रेडियस है। अगर सेम रेडियस के अलग अलग सेक्टर हैं तो उनकी डिग्रीज को जोड़कर एक बार निकाल लेते हैं, है ना। ओके जी, तो करें फिर। तो सबसे बड़े वाले का एरिया कितना हो जाएगा भाई? सबसे बड़े वाले का एरिया हो जाएगा 154 इंटू में 7 का 5/2 गुना है, तो उसका 25/4 गुना। ये तो पूरे सर्कल का एरिया है, मुझे तो सिर्फ 3/4 चाहिए है। ये लो आगे, प्लस इस वाले सर्कल का कितना हो जाएगा? इस वाले सर्कल का हो जाएगा भाई, ये है 10.5 है क्या ये? तो हाँ ठीक है, 21/2, तो यानी कि 7 का। ये जानबूझ के मैंने ऐसी वैल्यूज ली हैं, ठीक है,
कई बार एग्जामिनर भी ऐसी देता है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी ऐसे पाए हैं, ताकि ये कंसेप्ट भी साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो 7 का 3/2 गुना है, तो 154 का 9/4 गुना। बट ये तो पूरे सर्कल का एरिया हो गया ना, हमें तो 1/4 चाहिए, तो ये लो भाई 1/4 प्लस में इस वाले का ये 7/2 है, 7 का 1/2 गुना है। तो भैया पूरा सर्कल होता तो एरिया होता 154 का 1/4, लेकिन ये पूरा सर्कल कहाँ है, ये तो चौथा हिस्सा है, तो 1/4, दैट्स इट। अगर इन सब में कुछ कॉमन हो सकता हो, सर इन सब में 154 तो ऊपर है ही, और सब के अंदर नीचे 2 बार 4 2 बार 4 2 बार 4 है, तो मैंने 154 और नीचे 2 बार 4 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा भाई, उसको अलग से जोड़ लेंगे। 25 3 75 बच गया एक, तो अलग से जोड़ लाता हूँ। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 9 बच गया, और यहाँ पर तो 1 ही बचा, तो 9 और 1 10, तो 85, बस 85 बच गया। तो बस इसको सोल्व करना है, मतलब सोल्व ही करना पड़ेगा। चलो भाई कर देते हैं, क्या ही करें अब। यहाँ से मैंने एक 2 निकाला, यहाँ से मैंने एक, या फिर कुछ लेवल पर तो एक कट ही जाएगा, है ना। मैं देखूँ किस चीज़ में फ़ायदा होगा, काट ही लेता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको ना काटूँ तो यहाँ से मैं एक 2 निकाल लूँ, यहाँ से मैं एक 5 निकाल लूँ, उसका मैं 10 बना सकता हूँ, है ना। इतना टाइम उसमें लग जाएगा, फिर चलो काट लेते हैं। एग्जाम में आप इतना ज़्यादा नहीं सोचोगे जितना मैं अभी सोच रहा हूँ, मैं तो आपको कैलकुलेशन सिखाने के लिए भी सोच रहा हूँ। एग्जाम में आप डायरेक्टली क्या करोगे, इनको गुणा करोगे एंड कर दोगे, काटने का दिल कर रहा है तो काट दोगे एंड कर दोगे, जो भी आपका दिल कर रहा है कर दो। अब पहले मैं इसको 7 से गुणा कर देता हूँ, तो 7 5 35, 3 7 8 56 और 3 595, 7 ये 77 था, अब मैं इसको 11 से गुणा करूँगा, तो ये आ जाएगा 5 9 और 5 14 15 6, और नीचे हो जाएगा अपना 4 दूनी 8, 8 8 64, 800 समथिंग कितना का वो, अच्छा 824 और 818 है, और नन ऑफ दिस भी हो सकता है, तो मैं तो सोल्व ही करूँगा। 8 8 64, 8 एकम 8, 8 8 64, 818 1/8, ऑप्शन बी। ठीक है भाई, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जो आपको मॉक टेस्ट देते हुए काम आएगी। जैसे एक चीज़ बोलते हैं कि चीज़ों को ओवर ऑप्टिमाइज नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए कि एक्स्ट्रा, जैसे परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागना चाहिए कि चीज़ को 100% परफेक्ट करें। क्यों? बिकॉज 98-97% किसी चीज़ को ठीक करने में जितना टाइम लगेगा उतने से भी ज़िंदगी में काम चल जाता है, बढ़िया काम चल जाता है। लेकिन उसके बाद वो 2 और 3% और एक्स्ट्रा परफेक्शन हम अचीव करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, रिजल्ट उतना नहीं आएगा जितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही जब एग्ज़ाम के अंदर आप जब क्वेश्चन करेंगे, तो मान लो आपको ये पता लग रहा है कि यार इसको मैं 1 या 2 तरीके से सोल्व कर सकता हूँ, ऐसे कर लूँ या ऐसे कर लूँ, 1-2 सेकंड सोचेंगे। अगर मान लो आपको लग रहा है कि यार छोटा तरीका मैं निकाल लूँ, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा, तो तुरंत एक तरीके से कर लो, पूछने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपके एग्जाम में ऐसे आ जाए 942 इंटू में 37, तो बताओ क्या करोगे? बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आप करना स्टार्ट कर दो। 7 दूनी 14, 7 चौके 28 और 29, 7 में 63 और 2 65, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 में 27 और 1 28। हो क्या रहा है, मैं बहुत ज़्यादा लिख रहा हूँ। तो कई बार बच्चों को लगता है कि ज़्यादा लिख रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, नहीं। जब आप सोचने में जो टाइम बिता रहे हो उसे तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर रहे। आपको क्या लग रहा है इसको कैसे करेगा? मैं अगर एग्जाम में जाऊंगा मैं इसको कैसे करूंगा बताओ? ऐसे ही करूंगा मैं रियल एग्जाम की बात कर रहा हूं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। मैंने पेपर दिए हैं, मुझे पता है ये कैसे करना ठीक रहेगा। करने को मैं किसी भी क्वेश्चन की वीकनेस भी ढूंढ के आपको बता सकता हूं। ये लो, मूर्ख कहीं के 5 सेकंड में भी हो सकता था, ऐसे बोल सकता हूं। तो बिल्कुल दी बेस्ट वे से क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है एग्जाम में। अगर आपको एक ठीक ठाक तरीके से स्ट्राइक हो रहा है कि ऐसे कर लो, तो उस तरीके से कर लो, खत्म बात, आगे बढ़ो। ठीक है भाई, ये बताओ अब ABCD passes through the centers of 3 circles. ABCD
ठीक है, ये 3 सर्कल्स के सेंटर से पास हो रही है, यानी कि ए बी जो है, अगर तीनों के सेंटर से पास हो रही है तो डायमीटर बन गई, व्यास बन गई। ए बी डायमीटर है छोटे सर्कल का, ए सी डायमीटर है इस बीच वाले सर्कल का, ए डी डायमीटर है बड़े वाले सर्कल का। ओके जी, ए बी इज 2, ए बी 2 है, अगर ए बी 2 है तो यानी कि ये 1 है और ये 1 है, ए बी पूरा 2 है। ओके जी, सी डी इज इक्वल टू 1 और यहां से लेकर यहां तक ये 1 है। ओके जी, इफ द एरिया ऑफ द मिडल सर्कल इज एवरेज ऑफ द एरियाज ऑफ अदर 2, बीच वाले सर्कल का जो एरिया है वो एवरेज है बाकी 2 सर्कल्स के एरियाज का। इसका क्या मतलब है? बीच वाले सर्कल का जो एरिया है वो एवरेज है, इन दोनों सर्कल की एवरेज क्या होगी? इन दोनों सर्कल की एवरेज होगी एरिया की, इस सर्कल का एरिया छोटे वाले का प्लस बड़े वाले सर्कल का एरिया बटे में 2, यानी कि इनके सम के हाफ के बराबर है। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि बीच वाले सर्कल का एरिया गुणा में 2 इज इक्वल टू छोटे वाले सर्कल का एरिया प्लस सबसे बड़े वाले सर्कल का एरिया। इनकी एवरेज, इनके एरिया की एवरेज अगर ये है तो इनके एरिया का सम क्या होगा? एवरेज इंटू 2, क्योंकि 2 चीजें हैं। तो बस मैं यही करने वाला हूं, ठीक है भाई। तो अगर मैं यही करने वाला हूं तो मुझे तीनों सर्कल का रेडियस चाहिए। और आपको मैं एक और बात बताऊं, अगर आप ऐसे करोगे कि पाई r1 का स्क्वायर इंटू में 2 इज इक्वल टू पाई r2 का स्क्वायर प्लस पाई r3 का स्क्वायर, तो हर जगह पाई पाई तो है ही ना भाई, हर जगह पाई तो है ही, तो मुझे पाई भी लिखने की जरूरत नहीं है, कट ही जाएगा तीनों जगह से, सिर्फ मैं इनके रेडियस के स्क्वायर लिखूंगा बस, है ना। ओके, तो मुझे बीच वाले सर्कल का रेडियस चाहिए। हाँ जी, तो बीच वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा? ए सी की जो लंबाई है, बिकॉज ये बीच वाले सर्कल का डायमीटर है, उसका हाफ। कैसे निकालेंगे? बी सी की लंबाई तो गिवन नहीं है, यानी कि बी सी की लंबाई हमें निकालनी पड़ेगी। उसने क्या पूछा है? देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी सी। बी सी की लंबाई तो हमने निकालनी है, तो बी सी की लंबाई को मैं एक्स मान लेता हूँ या फिर ए मान लेता हूँ। ओके जी, अब देखो पूरे ए सी की लंबाई क्या हो जाएगी? पूरे ए सी की लंबाई हो जाएगी 2 प्लस ए, 2 प्लस ए। तो अब बीच वाले सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? बीच वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा 1 प्लस ए बाई 2। फ्रैक्शन में आ गया ना? हाँ जी सर, फ्रैक्शन में आ गया। तो मैं इसको ए नहीं मानूंगा, हम ऐसे करके नहीं देखेंगे, मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूँ। मैं इसको ए नहीं मानूंगा, मैं इसको 2a मानूंगा, बिकॉज मुझे इस पूरी लाइन की लंबाई का हाफ करना है। ठीक, अब आते हैं जी काम पर। तो बीच वाले सर्कल का रेडियस कितना हो गया? बीच वाले सर्कल का रेडियस है 2a प्लस में 2, 2a प्लस में 2 बटे में 2, यानी कि a प्लस 1। ये बीच वाले सर्कल का रेडियस है, तो मैं यहां पर करूंगा a प्लस 1 का स्क्वायर गुणा में 2, ये जो गुणा में 2 है, इज इक्वल टू छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है? 1, तो पाई तो कर चुका है, पाई 1 का स्क्वायर प्लस में बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा? बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2a डायमीटर है, तो 3 प्लस 2a अगर डायमीटर है तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? ये आएगा a प्लस 3/2, इसका स्क्वायर करूंगा a स्क्वायर, ऐसे ही लिख देता हूं यहां पर, है ना। तो हम सबसे पहले एग्जाम में ये डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पर 2a लिखने के बाद ये भी कर सकते हैं, बाकी सोच के, ठीक है। मतलब जो रियल में प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अचीवेबल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है भाई। जो एक स्टूडेंट कर सकता है वो बताऊंगा मैं हमेशा आपको, जो एक टीचर कर सकता है वो नहीं बताऊंगा। अब किसी को 10 साल पढ़ाते हो गए, 12 साल पढ़ाते हो गए, वो क्या कर सकता है और एक बच्चा 7 महीने की तैयारी में क्या कर सकता है, उसमें फ़र्क होगा बहुत, ठीक है। देखो करें फिर इसको, चलो जी, तो इसको मैं खोल लूंगा और करेंगे भाई, चलो, और 2 गुणा कर दूंगा, तो 2a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर खोल रहा हूँ मैं, a स्क्वायर प्लस 9/4 प्लस में 3a प्लस में 1, ठीक है। कुछ कट पिट रहा है, ये a इधर आएगा, इट इम्प्लाइज दैट a इधर आएगा तो a स्क्वायर, ये 4a है, ये 3a है, प्लस में a इधर 2 है, तो ये 1 इधर आकर कट जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 माइनस 9/4 तो माइनस 5/4 हो जाएगा, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट, मैं 4 से गुणा कर रहा हूँ ताकि सिंप्लीफाई हो पाए चीज़ें,
4a² प्लस 4a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ए के अंदर आ गई। इसकी वैल्यू निकालो। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि 4, अगर आपके ऑप्शन के ऊपर नजर नहीं पड़ी तो सबसे पहले आप देखोगे कि 4 5 20, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 20 है और उनका सम 4 है, आप तोड़ोगे टूटेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर्स में सेट ही नहीं है। फिर एटलीस्ट तब ऑप्शन की तरफ देख लेना, यार ये तो वो है, क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर है। अगर आपको पहले ही ऑप्शन की तरफ आप देख लो, नजर लग जाए, नजर पड़ जाए, तो इसका मतलब क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू होएगी माइनस बी प्लस माइनस, और ये जो भी प्लस माइनस वाला सीन है ना, इसको यहां पर मत सोल्व किया करो, अननेसेसरी एक और स्टेप बढ़ाओगे, कोने में ले जाकर यहां पर सोल्व करो। प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, 4 इंटू दिस माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 चौके 20 चौके 80, तो प्लस में 80, तो अंडर रूट 96, 16 छिक्के 96 होता है, हाँ जी, तो 16 तो सोल्व होके बाहर 4 आ जाएगा, यह आ जाएगा अंडर रूट 6 बटे में 2a यानी कि 2 इंटू 4 यानी कि 8। हमें किस चीज की वैल्यू निकालनी थी, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी चीज को 2a मान लो, 4a मान लो, 3a मान लो, मैंने a नहीं माना, हमारी टेंडेंसी है कि a निकलते ही a को टिक कर दूं। हमारी टेंडेंसी क्या है कि जल्दी से उत्तर निकले और जल्दी से टिक करें। एग्जाम में हम ये सोच रहे होते हैं, यहां पर भी हम यही सोच रहे होते हैं। तो a x y जो भी है उसे आप टिक कर दोगे। तो जब भी आप 2a 3a ऐसे मानते हो, या तो ऐसे स्टार बना लो वहीं पर कहीं पे, या फिर सिर्फ एटलीस्ट जब भी आप ऑप्शन को टिक करते हो एक आदत बनाओ, मैं ये चेक करूं कि क्या पूछा था, BC, ये तो 2a है। क्यों? क्योंकि कई बार वो रेडियस पूछता है, कई बार डायमीटर पूछता है, ऐसे कई बार वो अलग अलग चीजें पूछता है। जो चीज आप निकाल रहे हो उसकी पावर 2 करके पूछ लेगा, उसका स्क्वायर रूट पूछ लेगा। तो जस्ट टिक करने से पहले एक बार हम आदत बना ले कि हम एक बार नजर मार लेंगे, ये पूछा ये है, उससे 1 ही सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लगेंगे एट द मैक्स। 25 क्वेश्चन में 2 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं लगी। बट अगर उसके कारण 2 क्वेश्चन भी ठीक हो गए तो कितने नंबर आ गए? ठीक, ओके, तो हमें 2a निकालना है भाई साहब। तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a की, ये दिख रहा है आपको, 2a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 8 प्लस माइनस 8 रूट 6 बटे में 8, यानी कि माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 6। अब दोनों नेगेटिव तो नहीं हो सकते बिकॉज ये एक लंबाई है, -1 और माइनस रूट 6, तो यहां से सिर्फ एक ही आ सकता है, रूट 6 -1, पॉजिटिव ही आंसर हो सकता है। ठीक है, -1 प्लस रूट 6। आगे बढ़ जाऊं, बताओ, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं मिसलेनियस के अंदर, ये ऐसे नहीं है कि एग्जाम में हम इनको फर्स्ट राउंड में करेंगे, फर्स्ट राउंड में नहीं करेंगे हम। ठीक है, 3 coins of same size, radius 1 centimeter are placed on a table। 3 coins एक टेबल पर प्लेस कर रखे हैं, such that each of them touches the other 2, ताकि हर कोइन बाकी 2 coins को टच कर रहा है। ठीक है भाई, द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द coins, द एरिया एनक्लोज्ड बाय द coin, ये वाला, ये जो 3 कोणों वाला एरिया है जो बीच में बन रहा है, इसकी बात कर रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे सोचो, 3 सर्कल इक्वल रेडियस कैसे रखें, सोचो। ये इनके सेंटर्स हैं, आप इनके सेंटर्स को मिला दो, तो ये एग्जैक्टली यहां से पास होंगे जहां पर सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लाइन उसी पॉइंट से पास होगी। ठीक है, ओके जी। तो मुझे ये एरिया निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो ट्रायंगल ABC है इसके एरिया में से इन तीनों सेक्टर्स का एरिया घटाना पड़ेगा भाई, तब बात बनेगी, इन तीनों सेक्टर्स का एरिया। और ये हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। क्यों? बिकॉज यहां से लेकर यहां तक की लंबाई भी 1 यूनिट, यहां से लेकर यहां तक, बिकॉज ये तो रेडियस है ना सर्कल का, ये भी 1 यूनिट, तीनों सर्कल बराबर रेडियस के हैं। यहां से लेकर यहां तक भी 1 यूनिट, यहां से लेकर यहां तक 1 यूनिट, यहां से यहां तक 1 यूनिट, यहां से यहां तक 1 यूनिट। इक्विलेटरल बनी तो ये 60 डिग्री का हो गया, ये भी 60 डिग्री का हो गया, ये भी 60 डिग्री का हो गया। तो हमें करना क्या है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी में से घटाना है इन तीनों सेक्टर का एरिया। इन तीनों सेक्टर का एरिया कितना है? सेम रेडियस के सेक्टर हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो 180 डिग्री हो गया, यानी कि सर्कल का आधा हिस्सा। तो हमें ट्रायंगल के एरिया में से एक सेमी सर्कल का एरिया घटाना है, दैट्स इट। ये काम हम दिमाग में करेंगे। ठीक है भाई, घटा दूं फिर। तो ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड जो है वो 2 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड एरिया हो जाएगा √3/4, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, माइनस में इसका जो रेडियस है वो कितना है सर्कल का? रेडियस तो 1 ही है, ये 2 मत ले लेना। तो πr², पाई इंटू 1 का स्क्वायर और बटे में 2, बिकॉज सेमी सर्कल है। ये मत भूल जाना बच्चे, ये भी भूल जाते हैं। ओके, तो आंसर हो जाएगा √3 - π/2। ये चीज़ हम दिमाग में सोच रहे हैं, हम फिगर तो हम बनाएंगे। ये चीज़ यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे इस कंक्लूजन तक कि भाई ट्रायंगल के एरिया में से सेक्टर्स का एरिया घटाना है। उसके बाद हम सिर्फ ये लिखेंगे, ये चीज़ तो हमारे दिमाग में चल रही है कि अच्छा इसमें से ये घटाना है। एक स्टेप में उत्तर। आगे बढ़े। फोर सर्कल्स, मैं एक बार पानी पी लूँ यार। करो, इजी क्वेश्चन है, बिना पॉज किए ही कर लो, मैं रेस्ट भी ले लूंगा। Four circles, each of radius a units, touch one another. The area enclosed between them. एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और बेटर बन सकता था, क्योंकि ऐसे तो आप 4 सर्कल कैसे भी बना लोगे, टच वन अनदर कैसे बना लोगे। एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसे बनना चाहिए था कि 4 सर्कल्स टच ईच अदर सच दैट लाइन्स ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स फॉर्म्स ए स्क्वायर। ऐसे होना चाहिए था, बट चलो ठीक है, अब जैसे भी है मैं आपको बताता हूँ। तो 4 सर्कल हैं भाई, और कई बार एग्जामिनर भी क्वेश्चंस के अंदर बनाने में कमी छोड़ देता है। ऐसे ऐसे ये 4 सर्कल एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे हैं। अगर मैं इनके सेंटर्स को ज्वाइन करूंगा, जब मैंने 3 सर्कल्स के सेंटर को ज्वाइन किया था तो 3 साइड की फिगर बनी थी, यानी कि ट्रायंगल। 4 सर्कल्स के सेंटर को ऐसे ज्वाइन करूंगा जो ऐसे टच कर रहे हैं, तो एक स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? स्क्वायर। ठीक है, यहां पर ये रेडियस क्या है? ये रेडियस है ए, ये रेडियस क्या है? ए। तो एक ऐसा स्क्वायर बनेगा जिसकी साइड जो है उसकी लंबाई है 2a। ऐसे ही ट्रायंगल के केस में हुआ था, जो भी रेडियस था उससे डबल साइड मिली थी। ठीक है, तो हमें बताना है दी एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन देम, यानी कि इस वाले एरिया की बात चल रही है, ये वाला एरिया हमने बताना है, ये वाला ये वाला। ये मेरा ये यहाँ पर ऐसे नहीं जाता हाइलाइटर, बट चलो ये वाला एरिया बताना हमने। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से इन चारों सेक्टर्स का एरिया घटा दूंगा। ये चारों क्या हैं? ये चारों क्वाड्रेंट हैं। सर्कल का चौथा हिस्सा, सर्कल का चौथा हिस्सा, सर्कल का चौथा हिस्सा और सर्कल का चौथा हिस्सा, यानी कि एक कंप्लीट सर्कल का एरिया बन जाएगा। यानी कि मैं स्क्वायर में से एक सर्कल का एरिया घटा दूंगा, ये मैंने करना है। स्क्वायर की साइड क्या है? स्क्वायर की साइड है 2a, और सर्कल का रेडियस क्या है? सर्कल का रेडियस है a। तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 4a², और इसका एरिया हो जाएगा πa²। उत्तर में पाई है क्या? नहीं है, तो 22/7 a²। a² मैंने कॉमन ले लिया, 7 चौके 28, 28 में से 22 गया, 6/7, 6/7 a²। क्या सर हम इसको रट ले? क्यों भाई, दिमाग में कूड़ा डालना जरूरी है, हर एक चीज को रट लोगे? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? ये बताओ, एरिया दिख रहा है ना, ये जो वो पूछ रहा है शेडेड रीजन, ये
मुश्किल नहीं है, इजीली कर लोगे आप। 6 सर्कल्स ईच ऑफ यूनिट रेडियस आर बीइंग सर्कमस्क्राइब्ड बाय अनदर लार्जर सर्कल। 6 सर्कल हैं और जिस तरीके से फिगर में दिखाए गए हैं ऐसे रखे गए हैं और इनको एक बड़े सर्कल ने सर्कमस्क्राइब कर रखा है। ये 6 के 6 सर्कल इक्वल हैं एक दूसरे के, ठीक है। हर एक का जो रेडियस है वो यूनिट है, यूनिट यानी कि 1 एक यूनिट है, ठीक है। ऑल द स्मॉलर सर्कल्स टच ईच अदर एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो यहाँ पर क्या करूंगा, इसका एरिया निकालना, भाई इनके सेंटर्स को ज्वाइन करूंगा। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो पता है इस सर्कल का सेंटर भी ऐसे बीच में आएगा, सिमेट्री के कारण ये भी बीच में आएगा। हम ये हर एक चीज जो एग्जिस्ट करती है मैथ्स के अंदर उसको हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, बट सारी ऐसे प्रूव करनी जरूरी नहीं है। ये यहां पर प्रूव करनी जरूरी नहीं है का क्या मतलब है कि इतनी का आपको सिमेट्री की भी सेंस होनी चाहिए कि इसका सेंटर भी ऐसे बीच में आएगा, ठीक है। अब तक इतनी सेंस हो गई होगी, मैं आपको सेंस डेवलप करके ही तब से सिखा रहा हूँ चीजें, ठीक है जी। तो मुझे ये एरिया बताना, बताओ मैं कैसे बताऊंगा। सोचो, अगर मैं पूरी ट्रायंगल ABC में से ये जो एरिया हमने बताना है उसके अलावा है क्या इसमें, उसके अलावा ये भरे पड़े हैं ये। अगर पूरी ट्रायंगल ABC में से अगर मैं इन सारे सेक्टर्स को, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, अगर मैं इन सारे सेक्टर्स को हटा दूंगा ये, तो बचेगा ही यही, है ना। तो पूरी ट्रायंगल के एरिया में से मैं इन सब का एरिया घटाऊंगा, ठीक है। तो इन सब का एरिया कैसे घटाओगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के एरिया में से मैं घटाने वाला हूं, देखो कितने सर्कल्स, एक तो ये आधा सर्कल है, ये आधा सर्कल है, ये आधा सर्कल है, देखो ऐसे आधा सर्कल है ना, ये 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये आधा और ये आधा मिलाकर एक सर्कल हो गया, इन दोनों को मिलाकर। हाँ जी सर, ये अलग से आधा सर्कल पड़ा है, ठीक। मैं काउंट कर रहा हूँ, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो 60 60 60 कितना हो गया, 180 यानी कि हाफ सर्कल। इन तीनों को मिलाकर एक हाफ सर्कल हो गया। तो इन तीनों का जो हाफ सर्कल है और ये वाला हाफ सर्कल, या कोई भी एक हाफ सर्कल उठा लो, एक तो ये हाफ सर्कल हो गया इन तीनों कोनों को मिलाकर, और एक और हाफ सर्कल, तो एक कंप्लीट सर्कल हो गया, और बाकी के 2 हाफ सर्कल को मिलाकर एक और कंप्लीट सर्कल हो गया। तो इस ट्रायंगल के एरिया में से मैं 2 सर्कल्स का एरिया घटाने वाला, 2 सर्कल्स का एरिया घटाऊंगा, बात बन जाएगी। ओके, तो ट्रायंगल की साइड कितनी है, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है 1 यूनिट, यहां से यहां तक का 1 यूनिट, यहां से यहां तक का 1 यूनिट, बिकॉज रेडियस है सर्कल का, यहां से यहां तक का 1 यूनिट। तो ट्रायंगल की साइड है 1 2 3 4, 4 साइड है ट्रायंगल की, और सर्कल का जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये जितने भी सर्कल है उनका रेडियस है 1 यूनिट। कर दूं फिर, तो ट्रायंगल का एरिया भाई साहब √3/4 इंटू A², ट्रायंगल की साइड है 4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 2 इंटू पाई R², पाई जिंदा है वहां पे, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर, 4√3 माइनस 2 पाई। ओके, ये मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, तो मैं इनमें जानबूझ के समझाने के लिए ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बताओ, खुद एक बार ट्राई करो। चलो, इसने कर क्या रखा है, 3 सर्कल्स ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर ईच, यानी कि 3 इक्वल सर्कल हैं, और उनको एक रबर बैंड से इसने बांध दिया। तो आप 3 सर्कल लो, उनको रबर बैंड से बांध दो, उनको रस्सी से बांध दो, उनको कैसे भी बांध दो। अगर आप उनको ऐसे बांध दोगे तो ये जो रबर बैंड यूज हुआ है ये 2 सिचुएशंस में आया हुआ है, इसके 2 पोर्शन है, 2 तरह के पोर्शन है। कौन कौन से सर, एक तो ऐसे पोर्शन है जो सर्कल के बिल्कुल सट के जा रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो सर्कल के बिल्कुल टच होकर गया है इस रबर बैंड का, एक तो ये वाला पोर्शन है, और एक दूसरा पोर्शन है जो इस सर्कल से टच होकर नहीं गया, ऐसे सर्कल से दूर गया है। फिर से वो वाला पोर्शन आ गया जो सर्कल के बिल्कुल टच होकर गया है। और तो ये 2 तरह के पोर्शन, एक तो इस तरीके से है ये रबर बैंड कि सर्कल को टच नहीं हो रहा, मतलब कि सर्कल के चिपक के नहीं जा रहा, और एक पोर्शन है जो सर्कल के चिपक के जा रहा है, ये फिर से सर्कल से दूर हो गया।
तो चाहे आप 3 सर्कल बांध लो या 4 सर्कल बांध लो, 5 सर्कल बांध लो, अगर उनको आप ऐसे रख के बांधोगे, मान लो 4 सर्कल को ऐसे रख के बांधोगे, 5 सर्कल को भी ऐसे ही रख के बांधोगे ऐसे, या 6 सर्कल बांध लो, आप जितने भी सर्कल ऐसे इकट्ठे करके बांध लो, पता क्या होगा, मैं आपको बताता हूं कि एक बार समझने की कोशिश करना कि यहां से इसने सर्कल को टच करना स्टार्ट किया था, इस रबर बैंड ने यहां से इसने टच किया और यहां से इसने टच करना छोड़ दिया, हवा में हो गया। फिर उसके बाद दोबारा इस सर्कल को इसने यहां से टच करना स्टार्ट किया और ऐसे टच करता रहा, फिर यहां से इसने टच करना बंद कर दिया, फिर हवा में हो गया, फिर यहां से टच करना स्टार्ट किया और यहां से इसने टच करना बंद कर दिया। अगर मैं इन तीनों हिस्सों को काट लूं, ध्यान से देखो एक बार, अगर मैं इन तीनों हिस्सों को काट लूं, इसको और इसको, ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है, ये एक पूरा कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल बनाएंगे पूरा। जहां से इसने इस सर्कल को टच करना छोड़ा था, एग्जैक्टली वहीं पर ये इसको टच करना स्टार्ट करेगा। इसने सर्कल का 1/3 हिस्सा यहां पर कवर कर दिया, फिर बाकी का 1/3 ये इस टाइप से ये यहां पर कवर करेगा, और फिर जहां से इसने टच करना छोड़ा था एग्जैक्टली वहीं पर दूसरे सर्कल को टच करना स्टार्ट करेगा और सर्कल का बाकी हिस्सा कंप्लीट कर देगा। तो ये जो पोर्शन होता है ना, जो सर्कल को टच करता है, चाहे आप 4 सर्कल बना लो, चाहे आप 4 सर्कल बना लो, इसके 2 पोर्शन होते हैं रबर बैंड के, एक तो ऐसे स्ट्रेट होएगा, एक ऐसे कर्व्ड होएगा। अब की बार मेरे को अच्छी लैंग्वेज मिली, एक तो स्ट्रेट होएगा, एक ऐसे कर्व्ड होएगा, एक स्ट्रेट होएगा, एक कर्व्ड होगा, एक स्ट्रेट होगा, एक कर्व्ड होगा। तो कर्व्ड वाला हिस्सा अगर आप 4 सर्कल बनाओगे तो हर एक सर्कल में यहां पर पूरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस का 1/4 यहां पर होगा, 1/4 यहां पर, 1/4 यहां पर और 1/4 यहां पर। अगर आप 5 सर्कल को टच करवा दोगे तो हर एक सर्कल को सर्कमफ्रेंस के 1/5 हिस्से में टच करेगा, यानी कि ये सारे हिस्से मिलाकर हमेशा एक कंप्लीट सर्कल बनाएंगे। हमेशा 4 को टच करवा लो, 3 को टच करवा लो, 5 को टच करवा लो, ठीक है। तो इस रबर बैंड के 2 हिस्से हैं, एक तो कर्व्ड वाला, तो कर्व्ड वाले तो सारे मिलकर एक सर्कल बनाएंगे, ये लंबाई तो हमें मिल गई। और सर फिर ये लंबाई कितनी होगी, तो ये सेंटर है, ये सेंटर है, यहां से यहां तक रेडियस, यहां से यहां तक रेडियस, तो ये भी पूरा 2r के बराबर होएगा। यहां से यहां तक ये भी पूरा 2r के बराबर होएगा, यानी कि यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक ये भी 2r के बराबर होएगा, यहां से यहां तक ये भी 2r के बराबर होएगा। सेम इसमें होएगा, यहां से यहां तक ये है जी रेडियस, यहां से यहां तक ये है रेडियस, तो ये 2r के बराबर है, तो ये भी 2r के बराबर हो गए। ये डायग्राम थोड़ा गंदा बना हुआ है, इसको यहां से ऐसे टच करना छोड़ना था, ठीक है, मतलब कि 2r के बराबर होएगा, ऐसे मान लो। ये भी 2r के बराबर होएगा, यहां से यहां तक r, यहां से यहां तक r। तो इसके 2 पोर्शन है इस रबर बैंड के। ये जो कर्व्ड वाले पोर्शन है ये सारे मिलकर बनाएंगे 2πr, एक पूरा सर्कल। यहां पर 2r, यहां पर 2r, यहां पर 2r, तो ये सब बना देंगे 6r। ये इस रबर बैंड की लंबाई होगी, ठीक, क्लियर। तो अब हम एक बार इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअल में ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मिलकर क्या बोलते हैं उसको, एक कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। चलिए इसे प्रूव करते हैं। इसको मैं लिखे रहने देता हूं यहाँ पर, आपको रिवीजन में मदद करेगा। ये क्वेश्चंस जितना मैंने सोचा था उससे थोड़ा सा मैं स्लो चल रहा हूँ, बट कोई नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, सीखना मेन बात है। आप तो स्पीड को कम ज़्यादा कर ही सकते हो हमेशा, ठीक है जी। देखो एक बार प्रूव कर लेते हैं मैथमेटिकली, बिकॉज रिलेवेंट रहेगा, ठीक है। अगर सर्कल का रेडियस r है तो ये भी r होगा, ये भी r, 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 ओके जी। अब मान लो एग्जैक्टली यहाँ पर टच कर रहा है, तो बिकॉज ये टेंजेंट है ना भाई, यहाँ पर आके टच कर रहा है 90 डिग्री, और यहाँ पर भी बनेगा जी 90 डिग्री, तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। और ये r है, ये भी r है, ये भी r है, तो ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल भी हैं, एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, तो
क्या हो गया, पैरेललोग्राम बन गया। और एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें दो एंगल 90 के हैं तो ये रेक्टेंगल बन गई। तो हमेशा इन जगहों पर रेक्टेंगल बना करेगी भाई, हमेशा रेक्टेंगल बना करेगी, जिसकी एक साइड तो लंबी होगी r और दूसरी साइड r प्लस r 2r। तो क्या सर हमें रट के रखना? नहीं, रट के नहीं रखना, आप ऑन द स्पॉट इसे निकाल लोगे, दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑन द स्पॉट आप इसे निकाल लोगे, बस आपने समझ लेना है। और जस्ट इतना जरूर रट के रखना है कि ये जो कर्व्ड पोर्शन है ये तीनों जगह मिलाकर एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा, चाहे 3 सर्कल हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। ओके जी, तो ये देखो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनी है, हाँ जी सर, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये 60 डिग्री है, हाँ जी सर। तो 90 और 90 180, हाँ जी सर। पॉइंट के चारों तरफ 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री में से 90 और 90 180 गया तो बाकी का 180 बच गया, 180 में से 60 गया, ये 120 बच गया। यही मैं बताना चाह रहा था कि यहां पर भी 120 डिग्री बनेगा और यहां पर भी 120 डिग्री बनेगा, ठीक उसी तरीके से 120 120 120 360 पूरा सर्कल कवर हो जाएगा इनसे। ये जो कर्व्ड पोर्शन है ये हमेशा मिलकर एक सर्कल बनाएगा। आगे से हम प्रूव नहीं करेंगे, चाहे 4 सेक्टर हो, 5 हो, 6 हो, चाहे 4 सर्कल हो, 5 हो, 6 हो, हम हमेशा ऐसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, एग्जाम में आएगा तो आपको पता है कि भैया जो कर्व्ड वाला पोर्शन है वो तो एक कंप्लीट सर्कल बना देता है, ठीक है। तो आप ये करोगे, एक पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस प्लस में ये 2r है, 2r है, 2r है, तो ये 6r हो जाएगा, खत्म बात। तो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है भाई साहब, अगर डायमीटर 10 है तो इसका रेडियस है मेरे भाई 5, तो सरकमफ्रेंस क्या होगा 10 पाई 2 पाई r प्लस में 6 इंटू r, तो 6 5 30, 30 प्लस 10 पाई। अब कई लोग इसको रट के रखते हैं कि अच्छा जब आगे से इक्वेशन आया तो हम क्या कर देंगे, अगर रेडियस r है तो 2 पाई r प्लस अगर 3 सर्कल्स हैं तो 6r। ऐसे क्यों रटना है, 4 सर्कल्स हैं तो 8r। नहीं रटना, इतना आप सोच लोगे वहां पर 4-5 सेकंड लगते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, ये बताओ There are 6 circular rings of iron kept close to each other। ये 6 सर्कुलर रिंग्स रखे हैं आयरन के, ठीक, यानी कि 6 सर्कल हैं। ए स्ट्रिंग बाइंड्स देम टाइटली एज पॉसिबल, बिल्कुल टाइटली स्ट्रिंग ने बाइंड कर रखा है, ओके से। इफ द रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर आयरन रिंग इज 1 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू बाइंड देम। इस स्ट्रिंग की मिनिमम पॉसिबल लेंथ, मिनिमम पॉसिबल लेंथ का क्या मतलब है कि भैया ऐसा ना हो कि ये सर्कल्स ऐसे रखे हों, फिर तो बात बिगड़ जाएगी, आप इनको कितनी भी दूर रख लो। तो मिनिमम पॉसिबल की अच्छे से भींच रखे हैं, ठीक, ओके। बताओ, मैं आपको नॉलेज दे चुका हूं जिस नॉलेज के बेस पर ये निकलना चाहिए था। इफ द रेडियस ऑफ ईच पॉसिबल सर्कुलर आयरन रिंग 1 है, तो देखो मैंने क्या बोला, चाहे कितने भी सर्कल हो भाई, अब अपना दिमाग लगाओ कि देखो ये यहां से टच कर रहा है, यहां से टच कर रहा है, तो ये वाला पोर्शन, ये जो कर्व्ड पोर्शन है, और ये वाला पोर्शन, ये जो कर्व्ड पोर्शन है, और ये वाला पोर्शन जो कर्व्ड पोर्शन है, ये कितने सर्कल्स को टच कर रहा है। ये मत बोलना कि 3 2 5 और 1 6 सर्कल्स को टच कर रहा है। ये कर्व्ड पोर्शन मैंने 6 सर्कल का, यहां पर ये कर्व्ड पोर्शन नहीं है, कर्व्ड पोर्शन मत मानना इसको, यहां पर भी एक कर्व्ड पोर्शन है, ये बिल्कुल सीधा जा रहा है, ये बिल्कुल ऐसे सीधा इसको टच करते हुए चला गया। अब ऐसे कर्व होना स्टार्ट हुआ, फिर सीधा टच करके चला गया, अब कर्व होना स्टार्ट हुआ, फिर सीधा टच करके चला गया, अब कर्व होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो कितने सर्कल्स को टच कर रहा है ये, 3 सर्कल्स को, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ये तीनों जगह का मिलाकर एक सर्कल बना लेगा, ये जो तीनों जगह का मिलाकर एक सर्कल बना लेगा, ये आपके दिमाग में चलेगा, ओके जी। और अब देखो यहां से यहां तक कितना है, रेडियस 1, अगर मैं इनको मिला दूं ऐसे, फिर यहां से यहां तक कितना है 1, यहां से यहां तक कितना है 1, यहां से यहां तक कितना है 1, तो
1 2 3 4, ये लंबाई कितनी हो गई? ये लंबाई हो गई जी 4। एग्जैक्टली ऐसी ही एक लंबाई यहां पर आएगी फिर 4, और एग्जैक्टली ऐसी ही एक लंबाई यहां पर आएगी फिर 4। तो सिंपल 4 4 4 4 दिए 12, प्लस में एक 2 पाई आर, रेडियस 1 है तो 2 पाई, 12 प्लस 2 पाई। तो क्या हमें ये रटने की जरूरत है? नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसे धागे से बांध देगा, किसी भी चीज से बांध देगा, तो ये जो कर्ड पोर्शन है, ये जितने भी होंगे सारे मिलाकर एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। बताओ, बताया जाए। An equilateral triangle circumscribes all the 3 circles, each of radius 1। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इन तीनों सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है। ठीक है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? कोशिश करो एक बार। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हमें एक साइड मिल जाए तो बात बन जाएगी, है ना? अगर एक साइड मिल जाए तो बात बन जाएगी। देखते हैं, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर है, इनको मिलाकर तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, मुझे पता है अगर मैं इनको मिला दूं। ठीक है, रेडियस कितना है भाई? रेडियस है 1, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 यूनिट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 यूनिट है। ओके, तो ये एक रेक्टेंगल बनेगी। ठीक है, क्यों बनेगी? बिकॉज ये टेंजेंट है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का। अब तक आप ये तो समझ गए होंगे, बार बार मैंने ऐसे रेक्टेंगल बनाई है। ये भी टेंजेंट है तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ऑपोजिट साइड सेम साइड के परपेंडिकुलर हैं, तो यानी कि पैरेलल हैं और इक्वल हैं, तो पैरेललोग्राम बन गया। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका कोई भी एक एंगल 90 का है, तो यानी कि वो रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो यानी कि ये लंबाई तो आपको मिल गई, 1 और 1 2। ठीक है, अब ये लंबाई कैसे निकालेंगे? ये लंबाई कैसे निकालेंगे? अगर ये एक तरफ निकाल ली तो दूसरी तरफ भी उतनी होगी। आप निकाल भी सकते हो, बट यार बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना सिचुएशन, सिर्फ एक तरफ निकाल लो किसी भी तरफ। बताओ कैसे निकालेंगे, सोचो। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां से अगर आप इसको ऐसे खींचोगे तो सिमेट्रिकल है ना सिचुएशन, ये भी 30 डिग्री होएगा, ये भी 30 डिग्री होएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ऐसे कैसे हो जाएगा 30 डिग्री, तो मेरे भाई अगर एक सर्कल में मैं किसी पॉइंट से टेंजेंट खींचता हूं, ऐसे टेंजेंट खींचता हूं, तो मैंने आपको बताया ना भाई साहब कि ये सिमेट्रिकल सिचुएशन बनती है। ये ऊपर वाली ट्रायंगल और नीचे वाली ट्रायंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होती है, बताया है मैंने आपको। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये वही तो है, एक पॉइंट से 2 टेंजेंट खींचे गए। तो ये 30 है, ये 30 है। तो अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो, 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है, ये 90 डिग्री है, ये 30 60 90 वाली ट्रायंगल है। ये कौन सी ट्रायंगल है? 30 60 90 वाली। अगर 30 के सामने 1 यूनिट है तो 60 के सामने √3 होएगा। अगर ये √3 है तो ये भी √3 हो जाएगा फिर। तो ट्रायंगल की साइड कितनी होगी? तो ट्रायंगल की साइड होगी 2 प्लस √3 प्लस √3, यानी कि 2 प्लस 2 √3। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर पूछा है तो गुणा में 3 कर दो। हो सकता है वो एरिया ही पूछ लेता आपसे, ट्रायंगल की साइड आ गई तो एरिया पूछने में क्या जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भाई 3 दूनी 6 प्लस 6 √3। अब उसने कैसे दे रखा वो देखते हैं, 6 कॉमन ले रखा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक बार फिर से बता दूं, एक बार रिवाइज कर लें। देखो, आपको यहां से लेकर यहां तक निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक जितना भी रेडियस है वो 2 बार आया है तो ये 2 बार हो जाएगा। इस हिस्से को निकालने में दिक्कत होगी। वहां पर जैसे ही मैंने ये खींचा, मुझे पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो 60 डिग्री का एंगल है वो 2 बराबर हिस्सों में बटेगा। ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 है। 30 60 90 की ट्रायंगल बन गई है, तो अब तो ये इजीली आ जाएगा। 30 के सामने 1 तो 60 के सामने √3, खत्म बात। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। एक और करोगे ऐसा? काफी करवाऊंगा मैं ऐसे, आप टेंशन मत लो। अगर एग्जाम में कुछ भी आ सकता है तो आप उसके लिए हर तरीके से तैयार रहोगे, ये मेरी जिम्मेवारी है।
3 इक्वल सर्कल्स आर प्लेस्ड इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। 3 इक्वल सर्कल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्लेस किए गए हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं यहाँ पर कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर हमने 3 सर्कल प्लेस कर दिए हैं। तो जो सिचुएशन है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल है, 3 बराबर सर्कल प्लेस किए हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल में पिक किए। किसी स्केलन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं किए, जो तीनों तरफ से सिमेट्रिकल है उसके अंदर प्लेस किए हैं। ठीक है, तो जो इस ट्रायंगल का सेंटर होता है ना सर, ट्रायंगल का सेंटर कौन सा होता है? जो इसका सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और दो सेंटर, जो सब कुछ एक ही होता है, वो एग्जैक्टली बीच में पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर भी सर्कल बना दूंगा तो उसका भी सेंटर होगा, बट चलो इतना तो आपको पता ही है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कुल मिलाकर कि ये फिगर जो है ये सिमेट्रिकल है, बस ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, देखो 3 equal circles are placed inside an equilateral triangle such that any circle is tangential to two sides of the equilateral triangle. ठीक है, and to 2 other circles. What is the ratio of area of one circle to that of the triangle? ये बोल रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर 3 सर्कल रख दिए गए हैं। ठीक है, और कैसे रख दिए गए हैं? ताकि हर सर्कल जो है वो ट्रायंगल की 2 साइड्स के टेंजेंशियल है। तो ये सर्कल ट्रायंगल की 2 साइड्स के टेंजेंशियल है कि नहीं? वो दोनों इसके टेंजेंट का काम कर रही है। ये भी इन 2 साइड के टेंजेंशियल है, ये भी इन 2 साइड के टेंजेंशियल है, और हर एक सर्कल बाकी के 2 सर्कल को टच कर रहा है। एंड इज टेंजेंशियल टू एंड टू 2 अदर सर्कल्स, और बाकी के 2 सर्कल को भी टच कर रहा है ऐसे। ठीक है, वैसे इसको ये नहीं बोलना था टेंजेंशियल है, ये बोलना था कि उनको टच कर रहा है। टेंजेंशियल होना कोई सेंस नहीं बना रहा। आगे बढ़ते हैं जी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ वन सर्कल टू दैट ऑफ द ट्रायंगल? एक सर्कल के एरिया का पूरी ट्रायंगल के एरिया से रेशियो बताओ। तो इजीली आपको सर्कल की रेडियस पता हो, ट्रायंगल की साइड पता हो, आप इजीली बता दोगे। बताओ फिर, लास्ट क्वेश्चन में यही तो किया है, डरने की बात नहीं है इसमें। ठीक है जी, तो सर्कल का रेडियस मैंने मान लिया है भाई 1, तो ये 1 है, ये 1 है। मुझे पता है कि यहाँ पर रेक्टेंगल बनेगी, अब आगे से आपको पता होना चाहिए यहाँ पर रेक्टेंगल बनेगी, तो ये 2 हो गया। फिर से हम सेम चीज़ें प्रूव करेंगे। ओके, अब अगर मैं यहाँ से इस लाइन को खींच दूंगा तो मुझे पता है कि ये 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा एंगल 30, बिकॉज ये 90 है तो ये 60। अब मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, तो ये भी 1 यूनिट है। तो अगर 30 के सामने 1 यूनिट है तो 60 के सामने √3 यूनिट, तो ये लंबाई हो जाएगी जी √3। अगर ये √3 है तो ये भी √3 हो जाएगी भाई। ठीक है, तो सर्कल का रेडियस आ गया 1 और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई 2 + 2 √3। इनके एरिया का रेशियो बताना है, एरिया ऑफ वन सर्कल टू दैट ऑफ ट्रायंगल। तो सर्कल बटे में ट्रायंगल का, पाई को उसने खोला नहीं है, तो सर्कल का एरिया हो जाएगा भाई πr², पाई इंटू 1², और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू a², साइड का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर। इसमें से मैंने 2 को तो कॉमन निकाल लिया, तो उस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √3 + 1 का स्क्वायर उसने खोल रखा है, √3 + 1 का स्क्वायर यहाँ पर मैं खोल देता हूँ लिखने की बजाय, तो √3 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 2 √3। ये आपको करना आना चाहिए, हमने पढ़ा है सर्ट्स एंड इंडिसेस में बहुत बार किया है। ठीक है, तो 4 से 4, क्या यही दे रखा है क्या? पाई इज 2, 6 + 4 √3, ये रहा। उसने इस √3 को अंदर भेज दिया। अगर ये √3 इस 4 के पास जाएगा तो 4 √3, और इधर जाएगा तो √3 इंटू √3, 3 3 दूनी 6, तो 6 + 4 √3, पहले वाला ही है। ठीक है, अगला करो अब। हाँ जी, क्वेश्चन करो फिर। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब्स ऑल दी 6 सर्कल्स ईच विद रेडियस 1। तो वही सेम कहानी है। इससे पहले क्या हो रहा था कि 3 जो सर्कल है उनके बाहर इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, अब हमने उसी तरीके से मतलब 6 सर्कल रख दिए, उनके बाहर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से आप कर पाओगे। अगर मैं इनके सेंटर्स को मिला दूं, ये जो दूर दूर वाले सर्कल हैं इनके सेंटर्स को मिला दूं ऐसे,
तो ये इस सर्कल के सेंटर से ही पास होगी लाइन, इस सर्कल के सेंटर से ही पास होगी लाइन, इस सर्कल के सेंटर से ही पास होगी लाइन। आप कहीं पर भी मिला सकते हो। हमें एग्जैक्टली क्या निकालना है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना हो, एरिया निकालना हो, हमें इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड निकालनी है बस। हमें वैसे ये मिलाने की जरूरत है, बट चलो ठीक है, ओके जी। तो ये बिल्कुल यहाँ पर टेंजेंट है लाइन, तो ये 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पर ये टेंजेंट है, 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 यूनिट। 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 ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 यूनिट। और ये यहाँ पर जो होगा वो हमेशा इस रेडियस का √3 यूनिट होएगा। इसका रेडियस 5 है तो ये 5 √3, अगर ये 5 है तो ये 5 का 4 गुना, हमेशा ये √3 टाइम्स होएगा और एग्जैक्टली उतना ही ये होएगा। ठीक है, बट हमें हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल बना के ये निकल रहा है। कल को अगर मान लो यही सिचुएशन इक्विलैटरल ट्रायंगल में ना देकर किसी स्क्वायर के अंदर देने की कोशिश करे, कुछ भी करे, तो हमें जस्ट ये पता होना चाहिए निकल कैसे रहा है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी लाइन। ठीक है, ये 60 डिग्री का हो जाएगा। तो अगर 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ये भी √3 हो जाएगा। तो पूरी साइड कितनी हो गई, पूरी साइड हो गई 4 + 2 √3। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसको 3 गुना कर लो, 3 चौके 12 + 3 दूनी 6 √3, 12 + 6 √3। तो उसने 6 कॉमन ले रखा है यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। बताओ, बताओ। 3 equal circles each of radius 1 centimeter are circumscribed by a larger circle। ये 3 सर्कल हैं, इस तीनों बराबर हैं, तीनों इस तरीके से अरेंज्ड है कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इनके बाहर एक सर्कल हमने डाल दिया, एक सर्कल से सर्कमस्क्राइब कर दिया। तो ये जो तीनों सर्कल हैं तीनों इक्वल हैं, हाँ जी सर, तीनों के तीनों इक्वल हैं। और इनके बाहर जो हमने फिगर डाली है, पहले हम इक्विलैटरल ट्रायंगल डाल रहे थे, अब हमने सर्कल डाल दिया, तो वो फिगर जो है एक सिमेट्रिकल फिगर है सारी तरफ से, क्या एक रेगुलर फिगर है? हाँ जी सर, रेगुलर फिगर है। सर्कल जो है एक रेगुलर फिगर होती है। तो यानी कि सिमेट्रिकल सिचुएशन बन रही है, सिमेट्रिकल सिचुएशन बन रही है। ठीक है, मैं जस्ट ये कहना चाह रहा हूं। तो यानी कि अगर मैं इनके सेंटर्स को मिलाऊं, तो ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका जो सेंटर होता है, इसका सेंटर क्या, इसका सेंट्रोइड इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर एंगल सेंट्रोइड इन सेंटर, आप समझ ही गए, और दो सेंटर सरकम सेंटर, जो भी जितने भी इनके सेंटर होते हैं, केंद्रक हो गया, अंतः केंद्र हो गया, प्री केंद्र हो गया, सारे, ठीक है, वो सब एक पॉइंट पर होते हैं बिकॉज ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और वो कोइंसाइड करेंगे बड़े वाले सर्कल के सेंटर के साथ। यही पॉइंट बड़े वाले सर्कल का सेंटर है, क्यों? सिमेट्री के कारण। ठीक है मेरे भाई, तो मैंने आपको हिंट दे दिया, अब एक बार ट्राई करो, कोशिश करो। तो हमें बताना है फाइंड दी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। तो आपको सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो अगर मुझे बड़े वाले सर्कल का रेडियस मिल जाए तो बस चाहे सर्कमफ्रेंस पूछ लो, एरिया पूछ लो, कुछ पूछ लो, मैं बता ही दूंगा। तो उसका रेडियस कैसे निकालूंगा? गिवन क्या है? गिवन है कि ये जो छोटे वाले सर्कल हैं इनका रेडियस 1 है, तो ये चीज गिवन है। सोचो, मैं चाह रहा हूं कि आप पॉज करके दिमाग लगाओ, इस चीज को यूज करोगे, ये सेंटर है। तो देखो भाई, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए क्या है, मुझे एक बात बताओ। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए तो सर ये सर्कम सेंटर है। किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो अपना सेंट्रोइड है उससे ऊपर वाला हिस्सा बाहर वाले सर्कल का सेंटर होता है और उससे नीचे वाला हिस्सा अंदर वाले सर्कल का सेंटर होता है। जो नीचे वाला हिस्सा है वो हाइट का, पूरी हाइट का 1/3 होता है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो पूरी हाइट का 2/3 होता है। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आता है जब मैं साइड को √3 से डिवाइड करूं, जो नीचे वाला हिस्सा आता है जब मैं साइड को 2√3 से डिवाइड करूं। ठीक है, तो इजीली हम निकाल सकते हैं, ये चीजें रटी हुई होनी चाहिए हमें। तो इसकी साइड अगर 2 है, इसकी साइड 2 है, तो ये कैसे आएगा? ये आएगा 2/√3। ये क्या होएगा? 2/√3।
बिकॉज ये इसका सरकम रेडियस है, प्री के अंदर है। तो मुझे बाहर वाले सर्कल का रेडियस चाहिए, तो वो इस सेंटर से लेकर इस सर्कल के सरकमफ्रेंस तक जाओगे। तो बस इस चीज को और जोड़ दो, ये और कितनी होएगी। तो ये क्या है, ये इस ऊपर वाले सर्कल के सेंटर से लेकर इसके सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस है, ये छोटे वाले सर्कल के सरकमफ्रेंस तक का। तो ये तो इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस हुआ, तो ये 1 है। तो मुझे यहां से लेकर यहां तक की लंबाई चाहिए है, तो 2/√3 प्लस में 1, खत्म बात। 2/√3 प्लस में 1, ये रेडियस आ गया बड़े वाले सर्कल का, सबसे बड़े वाले सर्कल का। मुझे इसका बताना क्या है, मुझे इसका बताना है सरकमफ्रेंस। तो भाई 2πr उत्तर हो जाएगा। आंसर विल बी 2 पाई, क्या है पाई उसने नहीं खोल रखी, पाई वहां पर पड़ी है। तो 2 पाई इंटू में उसने कैसे दे रखा है, एक बार देख लेते हैं। 2 ये √3 बाहर निकाल रखा है, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ठीक है भाई, तो इसमें कोई राम कहानी, कोई भयंकर चीज, मैंने बोला बहुत ज़्यादा, लिखा बहुत कम है। ठीक है, तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है अगर आप ध्यान से इसको देखते तो। अब इस क्वेश्चन को देखो, बताओ इसे कैसे करेंगे। पॉज करके करो, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चन करेंगे। पॉज करके करो, दिमाग लड़ाओ, टाइम दो। ठीक है, आपको कोई देश नहीं संभालना, और ना ही आप किसी जिले के डीएम हो कि आपके पास टाइम नहीं है। तो अगर मैं इनके सेंटर्स को मिलाऊंगा तो मुझे पता है भाई बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर बन रही है, सारे सर्कल्स के रेडियस इक्वल देगा वो। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। मुझे बाहर वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है, ओके। तो अगर मैं उसका रेडियस निकालूँ तो बात बन जाएगी। तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी है, इसका जो सेंट्रोइड इन सेंटर, इसका जो सेंटर होगा वही बाहर वाले सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरीके से निकलेगा। यहां से लेकर यहां तक ये होएगा अपनी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका सरकम रेडियस, त्रिज्या। वो कैसे आएगा, साइड की लंबाई डिवाइडेड बाई √3, या फिर पूरी हाइट की लंबाई डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 2/3, पूरी हाइट का 2/3 है। तो इन छोटे सर्कल्स का रेडियस क्या है, 1। तो यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 1। तो पूरी ट्रायंगल की साइड कितनी होगी, ट्रायंगल की पूरी साइड होगी भाई साहब 4 यूनिट। तो अगर ट्रायंगल की साइड 4 यूनिट है तो ये क्या हो जाएगा, साइड डिवाइडेड बाई √3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाई √3। तो यहाँ से यहाँ तक 4 डिवाइडेड बाई √3 है, और यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है छोटे वाले सर्कल का रेडियस। तो बाहर वाले सर्कल का रेडियस क्या आ गया, 4 डिवाइडेड बाई √3 प्लस में 1, दैट इज 4 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √3। उसने हमसे क्या पूछा है, सरकमफ्रेंस पूछा है। तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा भाई साहब 2πr। पाई को खोल नहीं रखा, 2 पाई इंटू यही है, इजी है ये। दिखने में जैसे दिख रहे हैं ना डरावने, वैसे है ही नहीं, कुछ है ही नहीं इनके अंदर। आगे बढ़े, और इनमें कुछ रटना नहीं है। अब कई लोग क्या करेंगे, कई लोग ये बता देंगे अगर अंदर 6 सर्कल हों, और 6 भी नहीं बोलेंगे, अगर अंदर n सर्कल हों और उनका रेडियस इतना हो, तो ऐसे फॉर्मूला बना देंगे, इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला। क्या मतलब क्या है, चलो भाई। तो ये मैंने HW दिया है क्या, ये यहाँ पर HW दिया है, किस टाइप का हम एक बार देख लो। का सिस्टम है, 3 इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ डायमीटर d आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टचेस द अदर 2 सर्कल। ठीक है, यानी कि आप ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो HW है, तो मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ, खुद ट्राई करो, इसका टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा। उत्तर बता रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं, ये बताओ। इन द फिगर गिवन बिलो d इज द डायमीटर ऑफ ईच सर्कल। d डायमीटर है हर एक सर्कल का। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, d इज द डायमीटर, इन 5 सर्कल का डायमीटर तो नहीं हो सकता d। अंदर वाले सर्कल, ये अंदर वाला सर्कल छोटा दिख रहा है, तो इसका तो नहीं है। d इज द डायमीटर ऑफ ईच सर्कल। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द शेडेड सर्कल, प्रत्येक वृत्त का व्यास। चलो कुल मिलाकर d इज द डायमीटर ऑफ 4 सर्कल्स। ये CDS में पूछा गया क्वेश्चन है, आकृति में चारों
वृत्तों का व्यास d है। तो अगर वो इतना भी लिख देगा तो हम समझ जाएंगे इन चारों का व्यास d है। और इसका हमसे पूछा है छायांकित वृत्त का व्यास कितना होगा, बताओ भाई। मुश्किल नहीं है, इजीली आप कर लोगे, इसके ऊपर टाइम बिताओ। अगर अपने सामने 4 सर्कल बन रहे हैं तो ठीक है, चारों के सेंटर मिला देता हूं मैं। इतना तो हमें पता है कि ये स्क्वायर बनेगा, ठीक है, इससे पहले हम कर चुके हैं क्वेश्चंस के अंदर। ओके, इन द गिवन फिगर डी इज द डायमीटर, इन सर्कल्स का डायमीटर डी है, तो यहां से लेकर यहां तक इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा जी d/2, और यहां से यहां तक इसका रेडियस कितना हो जाएगा d/2। तो स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी हो जाएगी, स्क्वायर की साइड हो जाएगी d, बड़े वाला d बोल रहा है ये, ठीक है भाई। चलो इतनी की इज्जत तो करनी पड़ेगी एग्जामिनर की, ठीक है भाई। ओके, क्लियर है। तो स्क्वायर की साइड हो गई d। अब हमें निकालना है इस शेडेड सर्कल का क्या निकालना है, डायमीटर। बताओ, सोचो कहां पर है ये। अगर मैं इनको मिला दूंगा, अगर मैं इनको मिला दूंगा तो ये लाइन पता है कहां कहां से पास होगी, जहां पर ये दोनों सर्कल मिल रहे हैं उस पॉइंट से, जहां पर ये दोनों सर्कल मिल रहे हैं उस पॉइंट से पास होगी, सिमेट्री के कारण, बिकॉज ये चारों सर्कल इक्वल हैं। ठीक है, अब देखो ए से लेकर ओ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए से लेकर ओ तक का इस सर्कल का रेडियस है, और बी से लेकर पी तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो इस सर्कल का रेडियस है। तो ये दोनों मिलाकर, बिकॉज दोनों सर्कल का एक ही रेडियस है, ये दोनों मिलाकर ये सर्कल का डायमीटर बना लेंगे। ठीक है जी, तो मुझे तो इस वाले हिस्से में इंटरेस्ट है, कैसे निकालूं, क्या मुझे पूरी लंबाई पता है, इसको क्यों मान लेते हैं, क्या मुझे पूरी लंबाई पता है ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू √2d, बिकॉज स्क्वायर की साइड d है और पूरा जो डायगोनल है दैट इज √2 इंटू साइड। ओके, तो अगर मैं पूरे डायगोनल में से ये वाला और ये वाला हिस्सा घटा दूं, ये वाला हिस्सा भी d/2 है, ये वाला हिस्सा भी d/2 है, अगर मैं ए बी में से घटा दूं ए क्यू प्लस बी पी, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। ये मैं लिख रहा हूं, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर होगा √2 इंटू डी, इस स्क्वायर का डायगोनल घटा में दिस प्लस दिस यानी कि डी, ये अपना उत्तर होगा। अगर मैं डी को कॉमन ले लूंगा तो इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये लिखने की जरूरत थी, उसके बाद ये आ जाना था, बाकी सारा काम दिमाग में चलता। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ऐसे करोगे, ऐसे और क्वेश्चन करोगे कि नहीं, बताओ। 4 इक्वल सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट देयर सेंटर्स फॉर्म ए स्क्वायर, 4 सर्कल इस तरीके से ड्रॉ किए गए हैं और चारों के चारों इक्वल हैं, ताकि उनके सेंटर जो हैं वो स्क्वायर बनाते हैं। तो वही मामला है, द मामला इज वही। इफ द एरिया ऑफ एम्प्टी स्पेस एनक्लोज्ड बाय देम, इनके द्वारा जो एम्प्टी स्पेस एनक्लोज्ड है इसका एरिया 42 है, इसको 42 बोल रहे हैं, ठीक है जी। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द बिगेस्ट सर्कल विच कैन बी ड्रॉन इन द एम्प्टी स्पेस। ये जो एम्प्टी स्पेस है जिसकी वो बात कर रहा है, मैं बताता हूँ, वो इसकी बात कर रहा है। ये जो एम्प्टी स्पेस है ये 42, अगर ये 42 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके अंदर जो बड़े से बड़ा सर्कल बनाया जा सकता है उसका एरिया बताओ, ऐसे बोल रहा है। विथ देन फाइंड द रेडियस, उसका रेडियस बताओ, रेडियस बताओ या एरिया बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, हर एक चीज़ के लिए हमें इसका रेडियस ही निकालना पड़ेगा। तो बता देंगे भाई। तो ये इन सर्कल्स के बीच में जो एरिया है वो आप कैसे निकालोगे, अगर आप निकालना चाहोगे तो बताओ। पहले कर चुके हैं हम इस स्क्वायर के एरिया में से ये जो सेक्टर्स हैं इनका एरिया घटा देंगे, ठीक है। तो क्या उसने इनका वो बता रखा है रेडियस, उसने नहीं बता रखा, तो इसका रेडियस मैंने मान लिया भैया r, इसका रेडियस मैंने मान लिया भैया r, ठीक है। तो स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, तो स्क्वायर की साइड हो जाएगी 2r। तो स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं घटा देता हूं एक पूरे सर्कल का एरिया, पूरे सर्कल का एरिया क्यों सर, बिकॉज ये सर्कल का चौथा हिस्सा है, ये भी चौथा हिस्सा है, ये भी चौथा हिस्सा है, ये भी चौथा हिस्सा है, 1/4, ऐसे ऐसे 4 पार्ट है, कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो एरिया आना चाहिए 42,
यही कर रहा हूं मैं। तो स्क्वायर की साइड है 2r, तो स्क्वायर का एरिया होगा 4r स्क्वायर, माइनस में सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सर्कल का रेडियस है r, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 42। इसको सोल्व करते हैं भाई। अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लूं तो 7 चौके 28, 28 में से 22 गया 6/7। अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लूं तो गुणा में 6/7 इज इक्वल टू 42। अगर मैं 6 से उसको कैंसिल आउट कर दूं, 6 7 42, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7, इट इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 7। ठीक है भैया, तो बाहर वाले सर्कल्स का रेडियस आ गया 7, तो बाहर वाले सर्कल्स का रेडियस अगर 7 है तो इस अंदर वाले सर्कल का रेडियस बताओ। अगर ये 7 है तो इस लाइन की लंबाई क्या हो जाएगी, इस पूरी लाइन की लंबाई, इस पूरी लाइन की लंबाई हो जाएगी मेरे भाई 7√2। और 7√2 में से, नहीं ये 7 नहीं है, सर्कल्स का रेडियस 7 है। इन सर्कल्स का रेडियस अगर 7 है तो ये 7 और ये 7 14, ये पूरा 14 है। तो अगर ये साइड 14 है तो पूरे डायगोनल की लंबाई क्या हो जाएगी 14√2। उसमें से अगर मैं ये 7 ये वाला हिस्सा घटा दूं और ये वाला हिस्सा घटा दूं तो इसका डायमीटर आ जाएगा। अंदर वाले सर्कल का डायमीटर, अंदर वाले सर्कल का डायमीटर इज इक्वल टू 14√2, पूरे डायगोनल में से ये इन दोनों सर्कल के रेडियस यानी कि 14 में घटा दूं तो डायमीटर आ जाएगा। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो इसका रेडियस हो जाएगा मेरे भाई डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। ये गलती मत करना, कई बार बच्चे क्या करेंगे, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, डायमीटर पूछा रेडियस बता दिया, रेडियस पूछा डायमीटर बता दिया। जनरली रेडियस ही बताते हैं, डायमीटर नहीं बताते। आर निकालना होता है हमें, चाहे हमें 2r बताना हो, 3r बताना हो, हमें 3x बताना है, हमें x स्क्वायर बताना है, x मिल जाए एक बार हम टिक करने के लिए तैयार रहते हैं। कहाँ पूछते रहे भैया, फाइंड द रेडियस 7√2 माइनस 7। 7 को अगर हम कॉमन लेंगे तो आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है। एक सिंपल सी बात बताऊं आपको, अगर मैं आपको किसी चीज की एडवाइस दूंगा कि बेटा ऐसे मत करना, ऐसे करने से सिली मिस्टेक होती है, आप एग्जाम में वो काम नहीं करने वाले जो मैंने आपको सजेस्ट किया है, वो नहीं कर सकते आप वो काम करोगे जिस चीज की आपने प्रैक्टिस की है। तो मैं अगर आपको सजेस्ट कर रहा हूं तो मैं एग्जाम वाले दिन के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा। आज जब आप घर पे अपने क्वेश्चन करते हो तो शांति से करो, सिली मिस्टेक्स मत करो, ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए सिली मिस्टेक ना करने की, और एग्जाम में भी हम सिली मिस्टेक ना करें। तो जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूं आज ही उनको अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। अगर मैं मॉक टेस्ट की चीजें बता रहा हूं तो मॉक टेस्ट जब दोगे तो उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। जब मैं ये बोल रहा हूं कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को हम फर्स्ट राउंड में नहीं करेंगे, तो उसका मतलब ये है कि अब जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे तो उस तरह के क्वेश्चन को आप फर्स्ट राउंड में नहीं करोगे। मैं अगर कोई सलाह दे रहा हूं और आप उसे एग्जाम में लगा देंगे बिना प्रैक्टिस के, तो दिक्कत ही क्या है। लास्ट दिन आऊंगा एग्जाम से एक दिन पहले, सारी अपने टिप्स आपको दूंगा कि ऐसे ऐसे मत करना, आप जाकर उनको फॉलो कर लेंगे। तो सुनने से, मानने से, दिल से मान भी लोगे कि मेरे को ये करना है, ऐसे करने से चीजें फॉलो नहीं होती, उनकी आदत डालनी पड़ती है। आप एग्जाम में वही करोगे जिसकी आपने आदत डाली है घर पे। तो शांति से क्वेश्चन को सोल्व करने की आदत डालो, स्पीड आपकी अपने आप बढ़ जाएगी। कई बार बच्चों को टेंशन होती है, बस स्पीड में करूंगा, स्पीड नहीं बढ़े। अरे फिर आप तेज तो किया करोगे क्वेश्चन को, पर गलत किया करोगे, क्या फायदा उससे। ऐसे तो मैं 5 मिनट में सारा पेपर अटेम्प्ट कर दूं बट गलत कर दूं। अगर जल्दी करने से जॉब मिलती होती तो, जॉब जल्दी करने से नहीं मिलती, जॉब मिलती है ठीक करने से। पहले हम ठीक करना सीखेंगे, फिर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो वही ठीक जो हम कर रहे हैं वो कम टाइम में करने लग जाएंगे। ठीक, क्लियर है, ये करो फिर। इन द गिवन फिगर 4 आइडेंटिकल सर्कल्स आर सर्कमस्क्राइब्ड बाय ए बिगर सर्कल। ये 4 सर्कल हैं, आइडेंटिकल हैं, इनको एक बड़े सर्कल ने सर्कमस्क्राइब कर रखा है। ओके जी। ए स्मॉल सर्कल इज ऑल्सो ड्रॉन, एक छोटा सर्कल और ड्रॉ कर दिया इनके बीच में। ठीक है जी। इन द एरिया बाउंडेड बाय द 4 सर्कल्स, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द बिगेस्ट सर्कल, सबसे बड़े वाले सर्कल और सबसे छोटे वाले सर्कल के एरिया में क्या रेशियो है। ओके, सर्कल्स जो हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं। हाँ जी सर। अगर मुझे इनके रेडियस का रेशियो मिल गया तो उसको स्क्वायर कर दूंगा, एरिया का रेशियो मिल जाएगा। हाँ जी सर। तो मैं इनके रेडियस में इंटरेस्टेड हूँ, इनके रेडियस का रेशियो निकालो, बताओ कैसे निकालो।
अंदर वाले सर्कल का और मतलब सबसे छोटे सर्कल का और सबसे बड़े सर्कल का रेडियस का मैं रेशियो निकालना चाह रहा हूँ, तो अभी निकालता हूँ भाई। तो सिर्फ मुझे रेशियो निकालना है, तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ, है ना, मतलब कि कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर लूँ, मैं तो रेशियो में इंटरेस्टेड हूँ। तो इन सर्कल्स की रेडियस मैंने 1 यूनिट मान ली, 1 1 1 1। तो फिर ये साइड कितनी हो जाएगी अपने स्क्वायर की? अपने स्क्वायर की साइड हो जाएगी जी 2। ठीक है, अंदर वाले सर्कल का रेडियस हम कैसे निकाल रहे होते हैं? अंदर वाले सर्कल का बताना जरा। हम ये करते हैं कि ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल में से ये वाला और ये वाला हिस्सा घटा देते हैं। इस वाले हिस्से की लंबाई है 1, इस वाले हिस्से की लंबाई है 1। तो अगर स्क्वायर की साइड 2 है तो पूरा डायगोनल हो जाएगा 2√2, 2√2। ठीक है, तो मुझे छोटे वाले सर्कल का रेडियस चाहिए। तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा, ध्यान से सुनो, पूरे स्क्वायर का डायगोनल माइनस ये जो 2 बार रेडियस आया है 2, ये तो डायमीटर आया है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से। और बाहर वाले सर्कल का जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा? देखो बताओ, दिमाग लड़ाओ, ये तो अब तक मैं बताता ही आ रहा था आपको। तो बाहर वाले सर्कल का रेडियस होएगा उस लाइन की लंबाई जो बाहर वाले सर्कल के सेंटर से बाहर वाले सर्कल के सरकमफ्रेंस तक जाए। ऐसी कोई लाइन बना पा रहे हो जहां पर आपको लंबाई मिल जाए? बताओ। सेंटर दोनों का सेम होएगा, छोटे वाले सर्कल का और बड़े वाले सर्कल का। सिमेट्रिकल सिचुएशन है भाई। अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालने की सोचूं, देखो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है? ये इसके डायगोनल का हाफ है। इसका डायगोनल क्या है? 2√2। ये साइड 2 है, ये पूरा है 2√2। तो यहां से लेकर यहां तक ये डायगोनल का हाफ है ये। ठीक है, तो 2√2 का हाफ, डायगोनल बाई 2 है ये, मैं इसको d/2 या जो भी लिख दूं। तो 2√2 का हाफ, तो ये तो है जी √2। और उसके बाद यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है, ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, यानी कि 1 यूनिट है। तो √2 + 1। ये ऊपर वाला क्या आ गया? ऊपर वाला आ गया √2 - 1, ये वाला आ गया √2 + 1। मैं आपको ये बिल्कुल भी रटवाने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप बहुत जल्द निकाल लोगे, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, r = √2 - 1 और बड़े वाला r = √2 + 1। तो r और r का रेशियो मिल गया हमें तो इनके एरिया का रेशियो चाहिए था। तो वो हो जाएगा भाई √2 - 1 का स्क्वायर बटे में √2 + 1 का स्क्वायर। अब इसको एग्जामिनर कैसे भी दे सकता है। हो सकता है √2 + 1 जो है, 2 √2 + 1 है यहाँ पर, दोनों को ऊपर भेज दे, यहाँ पर कुछ भी ना छोड़े। हो सकता है दोनों √2 - 1 को नीचे भेज दे, यहाँ पर कुछ भी ना छोड़े, और नीचे इनको गुणा कर दे। हो सकता है एज इट इज भी रख दे, इनका स्क्वायर सोल्व करके दे दे, बिना स्क्वायर सोल्व करके दे दे। वो तो हमें ऑप्शन से पता चलेगा। ऑप्शन में उसने ऐसी वैल्यू दे रखी है कि भाई क्या बोलते हैं उसको, उसने पहले किस चीज का पूछा, पहले तो देखें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द बिगेस्ट सर्कल टू द स्मॉलेस्ट। तो पहले बड़े वाले का पूछा है। हालांकि इसको बिना रब किए भी कर सकते थे, बट चलो अच्छे समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। उसने हमें ऐसी वैल्यू दे रखी है, उसने हमसे रेशियो पूछा और उसने ऐसी वैल्यू नहीं दे रखी है a/b। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपसे कोई 5 और 2 का रेशियो पूछ रहा है तो या तो ऐसे उत्तर दे सकता है 5:2, या फिर ऐसे दे देगा 5/2, यानी कि सिर्फ एक ही चीज दे देगा। अगर मैं आपसे 6 और 2 का रेशियो पूछूं तो आप ऐसे भी दे सकते हो 3:1, या फिर यही बोल सकते हो सिर्फ 3। सिर्फ 3 लिख रहे हो, इसका मतलब नीचे 1 भी तो लिखा होता है। ठीक है, तो उसने क्या कर रखा है, सिंपली ये जो फ्रैक्शन है वो सोल्व करके दे रखी है। सिंपली ये फ्रैक्शन सोल्व करके दे रखी है, तो इसको सोल्व करते हैं भाई। अगर मैं एक √2 - 1 को ऊपर भेजता हूं तो क्या आता है? हमने सर्ट्स एंड इंडिसेस में सीखा है। तो √2 - 1 को भेजोगे तो ऊपर जाकर एक तो साइन पलट जाएगा और नीचे ये छोड़कर जाएगा इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस जो कि 1 है। तो नीचे ये एक हिसाब से कुछ भी छोड़ के नहीं जा रहा, 1 तो लिखो या ना लिखो। तो √2 - 1 ऊपर जाकर हो जाता है मेरे भाई √2 + 1। और ऐसे ऐसे 2 √2 - 1 पड़े हैं, 2 ऊपर ऑलरेडी हैं, तो ऊपर हो जाएगा √2 + 1 की पावर 4। ये दे रखा है क्या? यही दे रखा है। वो ऐसे भी दे सकता था, इस √2 + 1 को नीचे भेज देगा, तो ये नीचे आकर हो जाएगा √2 - 1। तो 2 √2 - 1 ऑलरेडी हैं, 2 ऊपर से आ जाएंगे √2 - 1 की पावर 4। ठीक है,
क्लियर है? आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। अच्छा, तो आगे जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे, अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, इस लेक्चर के अंदर इतना ही एनफ है। तो फिर से दिमाग लगाने के लिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर के अंदर, ऐसे ही दिमाग लगाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि मज़ा आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, जल्द ही मिलते हैं भाई।